देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है, देखो हम लोग बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट किए थे। ठीक है, जहां पर हम लोगों ने जस्ट यही पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, हमें स्टैटिस्टिक्स दो तरह के सेंस में हम लोग पढ़ सकते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। जहां पर हम लोगों को सिंगुलर सेंस में पढ़ना है, यानी डेटा का कलेक्शन कैसे करना चाहिए, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, अभी हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं जहां पर हम लोग प्रेजेंटेशन देखेंगे और हम लोग जो है उसका कलेक्शन देखेंगे। एनालिसिस कैसे किया जाता है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स जो होता है, कैलकुलेशंस कैसे होता है उस पे देखेंगे। तो ये देखो लास्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि हम लोग कलेक्ट कितने तरह से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, उसका अलग अलग मेथड्स हम लोगों ने देखा था। फिर डेटा कलेक्ट करने से नहीं होगा, उसको हमें सही डेटा कलेक्ट हुआ है कि नहीं उसका भी चेकिंग करना पड़ता है, यानी स्क्रूटनी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया किया था कि स्क्रूटनी ऑफ डेटा किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग कलेक्शन लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि डेटा का प्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, जैसे बोला था तुम लोग को, लेकिन लिखते जाना है, क्योंकि बाद में ये इतना बड़ा मैट में तुम लोग ढूंढ के नहीं मिलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, हम लोग डेटा को कितने तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। डेटा का कलेक्शन तो अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं, वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग डेटा को कितने तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में सबसे पहले आ जाएगा कि क्लासिफिकेशन, इसमें एक पार्ट आ जाएगा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, हम लोग डेटा को कितने तरह से क्लासिफाई और ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं इसके नीचे। ठीक है, मतलब इसका पार्ट लिख रहे हैं, मीन्स प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटाबेस ऑन सम लॉजिक। बताते हैं क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को प्रेजेंट करने के पहले डेटा को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, और उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो क्लासिफाई का मतलब क्या है, मींस प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा, डेटा को अरेंज करना ऑन सम लॉजिक, किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पे हम लोग डेटा को अरेंज करेंगे। ठीक है, जैसे तुम लोग अकाउंट्स में एंट्री करते हो तो तुम लोग वहां पर क्या करते हो, जो भी क्रेडिट परचेज है उसके लिए क्रेडिटर वाला अकाउंट चूज कर लेते हो, अगर कैश है तो कैश वाला अकाउंट वहां पर पुट करते हो। तो क्लासिफाई करते हो ना कि कहाँ पर क्या लिखना है। क्लासिफिकेशन मतलब क्या, अलग अलग आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पर क्या लिखना चाहिए। तो कोई एक लॉजिक के बेसिस पे करेंगे ना। जैसे क्रेडिटर में ही परचेज लिख रहे हैं, परचेज कैश में कर रहे, परचेज ही कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कैश में कर रहे, हो सकता है क्रेडिट में कर रहे। तो हम लोग उसके लिए अकाउंट जो उस हिसाब से चूज कर रहे हैं, कभी क्रेडिटर कभी कैश वाला अकाउंट। तो वैसे ही हमें कुछ ना कुछ लॉजिक सोचना पड़ेगा, और उस लॉजिक के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा को अरेंज करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर हम लोग नॉर्मली फोर टाइप से ये कर सकते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, देयर आर फोर टाइप्स, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, चार तरह से हम लोग डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखो क्या क्या लॉजिक पे क्लासिफाई किया गया है। एक जो हम तुम लोग कभी एंट्रीज का बता रहे थे, तो एक हो सकता है हमारा जो है डेट वाइज। ठीक है, गुड मॉर्निंग साहिब। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग शिवस। गुड मॉर्निंग शिवस। अच्छा, आवाज नहीं जा रहा होगा, ठीक है।
देखो, चार तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो जाएगा, जैसे तुम लोग जब भी जर्नल एंट्री करते हो तो डेट वाइज करते हो, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको अकाउंट्स में भी ना एक नाम दिया गया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोला जाता है, ठीक है। जर्नल एंट्री जिस तरह से होता है ना उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मतलब एक डेट वाइज, जैसे आज अगर 13 है उसके बाद 14 15, जैसे डेट वाइज होता है उस तरह से तुम लोग जर्नल एंट्री करते हो। तो स्टैटिस्टिक्स में भी डेटा को हम लोग अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है कौन से लॉजिक के बेसिस पे, एक है डेट वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल, और इसको हम लोग बोल सकते हैं टेम्पोरल, ठीक है। टेम्पोरल और टाइम सीरीज डेटा, ठीक है। तो बेसिकली क्रोनोलॉजिकल का मतलब हो जाएगा, क्रोनोलॉजिकल का अगर एकदम एग्जैक्ट मतलब बोलोगे तो डेट वाइज, ठीक है। ये हो जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हो अपने समझने के लिए। डेट वाइज मतलब क्रोनोलॉजिकल होता है। फिर टेम्पोरल मतलब क्या होता है, टाइम वाइज, ठीक है। टाइम वाइज अगर हो रहा है डेटा का रिकॉर्ड तो उसे हम लोग बोलेंगे टेम्पोरल। मतलब ये अलग अलग जो है नाम है, एमसीक्यू में आ सकता है ना। तो क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, ठीक है। टेम्पोरल का मतलब टाइम वाइज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह से हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉरी नॉट आइडेंटिफाई, क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग डेटा को टाइम के हिसाब से, या फिर हम लोग डेट के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो, अगर हम लोग टाइम वाइज देखते हैं कि जैसे एक एग्जांपल अगर ले लेते हैं कि हर साल कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। हर एक साल कोई शेयर का प्राइस कितना बढ़ रहा है कि घट रहा है, या फिर हर एक साल टेम्परेचर कैसा चेंज हो रहा है, तो ये टाइम वाइज हो गया, ठीक है। डेट वाइज मतलब मान लो कि पूरे मंथ में 1 से लेके 30 तक कितने जो है ट्रांजैक्शंस हुए, क्या प्रॉफिट हुआ है उसका, तो वो डेट वाइज हो जाएगा। तो अलग अलग एग्जांपल्स हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, जियोग्राफिकल और स्पेशियल सीरीज, ठीक है। जियोग्राफिकल बोलते हैं, जियोग्राफिकल का मतलब हो गया अगर हम लोग जियोग्राफिकली मतलब एरिया वाइज कुछ बता रहे हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि वेदर कंडीशन, जैसे देखो वेदर कंडीशन इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, तो इंडिया को दो पार्ट में कैसे डिवाइड किया हम लोगों ने, जियोग्राफिकली किया, ठीक है। जियोग्राफिकली डिवाइड कर दिया। नॉर्दर्न पार्ट का वेदर अलग टाइप का होता है, साउदर्न पार्ट का जो वेदर है वो अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो ये कैसे हम लोगों ने डिवाइड किया, नॉर्थ साउथ मतलब जियोग्राफिकली हम लोगों ने इसे डिवाइड कर लिया। तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया, ये मैंने सेकेंड बोला, ठीक है। चार्ट टाइप होता है, ये पहला दो हो गया। अब नेक्स्ट दो देखो क्या क्या होगा, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डेटा, ठीक है। ये हम लोग लास्ट दिन भी डिस्कस किए थे, क्वालिटेटिव या फिर इसको ऑर्डिनल बोला जाता है। ये नाम तुम लोग जरूर याद रखो, ये एमसीक्यू में आता है, क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डेटा। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जब हम लोग किसी का क्वालिटी बता रहे, जेंडर बता रहे, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई गुड है, कोई मतलब ओर्स्ट है, ठीक है। या फिर मान लो कि हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, ठीक है। बेस्ट है, ये सबसे अच्छा है, बेस्ट है, बेटर है, ठीक है। तो क्वालिटी जब बताते हैं तब हम लोग उसे ऑर्डिनल डेटा कलेक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, अभी वही वाला एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे देते हैं कि अगर जो रेडियो में गाना वाना आता है ना, तो उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो एक्चुअली गाना क्या होता है, गाना इस तरह से होता है, जैसे मान लो सॉन्ग्स कुछ इस तरह से, लाइक XYZ ABC कुछ भी सॉन्ग्स है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया हम लोग का कलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अगर रैंक देते हैं, ये गाना मान लो सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है लोगों को, तो ये 1 हो गया, ये उससे थोड़ा कम तो ये 2 हो गया। तो ये क्वालिटेटिव या कार्डिनल डेटा, सॉरी ऑर्डिनल डेटा, इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल को ऐसे लिख देते हैं, रिलेटिंग, रिलेटिंग टॉप, सॉरी रिलेटिंग नहीं, रेटिंग, गलत लिख दिया मैंने, रेटिंग टॉप 20 सॉन्ग्स
बाई रेडियो मिर्ची। ठीक है, ये हो गया क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन। हम लोग पहले सॉन्ग्स को कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसका रेटिंग के हिसाब से उसे क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर करेंगे। क्यों? ये हम लोगों ने फर्स्ट दिन ही पढ़ा था कि हम लोग कभी भी स्टैटिस्टिक्स में क्वालिटेटिव डेटा को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें उसे क्वांटिटेटिव में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटी समझता है, वो क्वालिटी को इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव और कार्डिनल। ठीक है, क्वांटिटेटिव और कार्डिनल डेटा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव और कार्डिनल डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर जिसको हम लोग क्वांटिटी में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक फूल में कितने सारे पत्तियां है। ठीक है, कोई मैच हो रहा है क्रिकेट का, वहां पर कितने सारे मतलब प्लेयर खेल रहे हैं। ठीक है, कितने बैट्समैन है, कितने ऑलराउंडर है, या फिर कितने बॉलर है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक एग्जाम्पल, नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इन क्रिकेट टीम प्लेइंग इन वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम। तुम लोग कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि फूल में कितने सारी पत्तियां हैं। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पेटल्स इन ए फ्लावर, तो वो भी हमारा क्वांटिटेटिव डेटा हो गया। या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, या फिर इन ए स्कूल, इन ए कॉलेज। ठीक है, ऐसे हो जाएगा क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, तो देखो अभी हम लोगों ने आज क्या पढ़ा कि हम लोग डेटा को प्रेजेंटेशन, अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा, पहले प्रेजेंटेशन के पहले हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा डेटा को, फिर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो हम लोग कितने तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, या तो हम लोग डेटा को डेट वाइज क्लासिफाई कर सकते हैं, अगर वैसा अवेलेबिलिटी है तो, जिसको बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल। अब वो डिपेंड करे कि हम लोग डेट वाइज कर सकते कि नहीं कर सकते। अगर टाइम वाइज कर सकते हैं तो उसे बोलेंगे टेम्पोरल, वो तो डिपेंड करेगा कि हमारे पास कैसा डेटा है। अगर हम लोग जियोग्राफिकली चाहे तो वैसे भी डेटा को जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग चाहे तो क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट हुआ है तो उसको क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर करके डेटा को प्रेजेंट करेंगे, और अगर क्वांटिटेटिव ही कलेक्ट हुआ है तो फिर उसको डायरेक्टली हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चार तरीका हो जाएगा कि हम लोग डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रेजेंट मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं बिफोर प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन देखो कितने तरह से होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। डेटा कलेक्ट सीख लिया था, डेटा को हम लोगों ने क्लासिफाई भी कर लिया, अब हम लोग प्रेजेंट करेंगे, तो मोड ऑफ प्रेजेंटेशन कितने तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला हो जाता है टेक्सचुअल फॉर्मेट। ठीक है, ये क्या है टेक्सचुअल फॉर्मेट, क्या है, बड़ा ही सिंपल फॉर्मेट है। जैसे मान लो यहाँ पर कुछ भी दिखाते, जैसे मान लो वेदर, ये देखो जैसे मैंने लास्ट ये वाला दिखाया था। ठीक है, अच्छा अब जैसे यहाँ पर लास्ट 10 years नहीं करके हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर ये पूरा वेदर रिपोर्ट ना, यहाँ पर जाके तुम लोग कभी भी देख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ऐसे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, चलो पैराग्राफ मुझे दिखाना पड़ेगा। कुछ और देखते, पॉपुलेशन ले लेते हैं। ठीक है, चलो ये मिल जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। चलो इस पे देखो, विकिपीडिया, ये देखो ये जितना भी लिखा हुआ है ना, ये जितना भी लिखा हुआ है ये टेक्सचुअल फॉर्मेट है। मतलब अगर तुम लोग ये छोड़ देते हो, ठीक है, इसको छोड़ो, इसका भी प्रेजेंटेशन देखेंगे, ये पूरा डेटा का ही प्रेजेंटेशन है। अगर हम लोग डेटा को लिख के दिखाते हैं, ठीक है, टेक्स्ट यूज करते हैं, ये जो भी लिखा, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड विथ सिक्स with the sixth of the world's population according to official estimates, India's population stood 1.38 billion। तो ये जो पूरा का पूरा मैंने
ने रीड करके बताया ना, ये भी प्रेजेंटेशन ऑफ क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन है बाय टेक्सचुअल फॉर्मेट, ठीक है। यानी हम लोग अगर कुछ लिख के बताते हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन लिख के बताते हैं, उसे बोला जाता है टेक्सचुअल फॉर्मेट। जैसे तुम लोग देख सकते हो कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी चीजों को प्रेजेंट करके दिखाते हैं, बोलते हैं ना, मतलब एरो एरो करके इस तरह से दिखा दिया, कभी कभी लाइन बाय लाइन पैराग्राफ करके भी लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, अगर हम लोग लाइन बाय लाइन पैराग्राफ करके लिख के दिखाते हैं, वो होता है टेक्सचुअल फॉर्मेट, ठीक है। तो इसको लिखो, व्हेन टेक्स्ट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरा और सेंटेंस, ठीक है। अगर हम लोग सेंटेंसेस या पैरा यूज कर रहे हैं, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे कि हम लोग कौन सा मोड ऑफ प्रेजेंटेशन यूज करें, टेक्सचुअल। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, ऐसे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 1000, ठीक है। ये ऐसे लिख के अगर बता रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया टेक्सचुअल फॉर्मेट, ठीक है, ये टेक्सचुअल फॉर्मेट हो गया। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन, इसको ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ताकि इससे हम दूसरा फॉर्मेट भी लिख सके। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10 इज इतना, फिर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11 इज 1500 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 12 इज 1600, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा टेक्सचुअल फॉर्मेट, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेट हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज टैब्यूलर फॉर्मेट। टैब्यूलर, और इसके हम लोग बोल सकते हैं टैब्यूलेशन, ठीक है। टैब्यूलेशन मतलब बाय यूजिंग द टेबल फॉर्मेट, ठीक है। जैसे मान लो यही वाला, ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पर क्या किया है, इसको भी हम टेक्सचुअल को भी टैब्यूलेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख दिया क्लास, ठीक है। तुम लोग क्लास चाहो तो आगे भी लिख सकते हो, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा देखने में लगेगा, ठीक है। वो प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से है। मान लो यहाँ पर लिख दिया मैंने क्लास 10, 11 और 12, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1000, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1500, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1600। तो ये क्या किया, मैंने टेबल फॉर्मेट कर दिया। बेसिकली टेबल का मतलब क्या होता है, टेबल का मतलब होता है कुछ इस तरह से देखने में होना चाहिए, ठीक है। अगर हम सिर्फ ऐसा लिख के छोड़ देते हैं, वो टेबल फॉर्मेट नहीं होगा। टेबल में रोज और कॉलम्स होने चाहिए, मतलब ये इस तरह से जुड़ जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे हो गया, ये यहाँ पर ऐसे हो गया, ठीक है। रो कॉलम का मतलब क्या होता है, रो कॉलम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा है ना, तो यहाँ पर कितने सारे रो है, कितने सारे कॉलम है, तुम लोग बोल सकते हो। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रफली ड्रॉ किया है, फिर भी बता सकते हो, इतना भी खराब ड्रॉ नहीं हुआ है। कितने सारे रो है, कितने सारे कॉलम, ये एक टेबल तो बन गया ना, मतलब लिखने जो प्रेजेंटेशन का टेबल यूज होता है, इसमें कितने सारे रो है और कितने सारे कॉलम है, बता सकते हो तुम लोग। मैम 4 कॉलम एंड 2 रो। गलत, 2 कॉलम, ठीक है, 2 कॉलम जो ऐसे है वो कॉलम होता है, ठीक है। कॉलम मतलब मान लो कि जैसे इसको क्या बोले, मतलब कैसे याद रखोगे, रो का मतलब होता है जो ऐसे है, ठीक है, जो ऐसे है, मतलब अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े हो तो वो रो है, ठीक है। अगर मान लो खड़े हो, अगर सो गए तो हो गया रो, ठीक है। अगर खड़े हो तो कॉलम, ठीक है। तो ये देखो, ये कॉलम और ये ऐसे रो होता है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 रो है और यहाँ पर 2 कॉलम है। कॉलम मतलब ऐसे, ठीक है, कॉलम मतलब ऐसे। तो ये हो जाता है कॉलम। एक्चुअली কলমের বাংলা হচ্ছে স্তম্ভ, তো স্তম্ভ কিরকম হয়, স্তম্ভ তো স্ট্রেট হয়, স্তম্ভ শুয়ে थोड़ी ना থাকে, तो ওটাই হয়ে গেল। তো কলম जो है वो 2 होगा, ठीक है। और रो जो है, रो এর মানে হচ্ছে বাংলাতে সারি, ठीक है। तो ये ठीक है, ये रो होता है, इस तरह से रीड करोगे तो रो होता है। तो ये हो गया कॉलम और रो। कॉलम और रो को अगर हम लोग मिक्सड अप करते हैं तो एक टेबल फॉर्मेट बन सकता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टेबल फॉर्मेट या फिर टेबुलर
फॉर्मेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें कोई टेबल फॉर्मेट मिलेगा, ये देखो एक टेबल फॉर्मेट मिल गया है ना। मतलब डेटा का वो जो पॉपुलेशंस का हम लोग यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ रहे थे ना, तो उसके बारे में बहुत सारा चीज लिखने के बाद इन्होंने एक टेबल भी बना रखा है। देखो ये भी रो और कॉलम से मिक्सड अप है। इनका टेबल क्या बता रहा है, ईयर पर्टिकुलर कुछ ईयर के बारे में बता रहा है, पॉपुलेशन बता रहा है, परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन बता रहा है, पीरियड बता रहा है, कब था, स्टोन एज, ब्रोंज एज, आयरन एज, कब कौन से टाइम पे कितना पॉपुलेशन था, कैसे ग्रो हुआ, उसका एक टेबल फॉर्मेट में हमें डेटा दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेबुलर या टेबल फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट मतलब रो एंड कॉलम का मिक्स्ड अप एक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग टेबल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर हमें क्या क्या लिखना है टेबल फॉर्मेट में, ये थोड़ा सा लिख लो। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे डेटा शो इन द फॉर्म ऑफ टेबल। यहाँ पर डेटा को टेबल फॉर्मेट में ही हम लोग शो करते हैं। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स अबाउट टेबल यहाँ पर लिख लो, वी विल अंडरस्टैंड, ये समझा देंगे, ये पॉइंट को अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी लिख लो, वी विल अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल, ये हम एग्जांपल के थ्रू से ये वाला पॉइंट बताएंगे। ठीक है, ये तो बताने का कुछ नहीं है, ये तो बता ही दिया कि डेटा हम लोग टेबल फॉर्मेट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन टेबल का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होता है। अब ये टर्म क्या हुआ, जैसे मैंने देखो रो कॉलम बोला, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में ना टेबल का अलग अलग नाम होता है, लाइक स्टब होता है, हेड होता है। ठीक है, अब ये कौन से चीज को क्या बोला जाता है वो हम लोग सीखेंगे, जिसको हम एग्जाम्पल से बता देंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहला इसका बेनिफिट क्या है, इट इज प्रेफर्ड ओवर टेक्सचुअल फॉर्मेट। ये टेक्सचुअल फॉर्मेट से ज्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, क्यों प्रेफरेबल है बोल सकते हो, क्यों ये टेक्सचुअल फॉर्मेट से ज्यादा प्रेफरेबल है, बता सकते हो। लोग ज्यादा ये पसंद करते हैं। अब मान लो तुम लोगों को यही चीज पैरा में लिखा हुआ रहता, उसको पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है या फिर ये देखने में ज्यादा टाइम लग रहा है, ऑब्वियसली ये प्रेजेंटेशन समझने में ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये सबसे पहला बात है कि हम लोग डेटा को, कॉम्प्लिकेटेड डेटा को बहुत इजीली जो है हम लोग बता सकते हैं। जैसे मान लो अगर ये पूरा लिखा हुआ रहता कि स्टोन एज में पॉपुलेशन इतना था, इतना बढ़ा, ये पूरा लैंग्वेज में लिखा हुआ, फिर अगेन लैंग्वेज में लिखा हुआ है ब्रोंज एज में क्या हुआ, आयरन एज में क्या हुआ, ठीक है, मौर्य एरा में क्या हुआ, क्लासिकल एरा में क्या हुआ, अगर ऐसे करके पूरा लाइन बाय लाइन इतने सारे डेटा बताए हुए रहते ना, फिर हमें एक लाइन पढ़ते फिर ढूंढते रह जाते, अच्छा ये स्टोन एज वाला कौन सा है, अच्छा ये ब्रोंज एज वाला कौन सा है। लेकिन यहाँ पर देखो इजीली स्टोन एज वाला, अच्छा ये इससे रिलेटेड डेटा है, तो हम लोग बहुत ही आसानी से जो है फाइंड आउट कर पा रहे हैं। जबकि यहाँ अगर लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना, यहाँ पर अच्छा पॉपुलेशन बोला था पता नहीं ये 1.2 बिलियन, अच्छा फिर से पढ़ते हैं कहाँ पर बोला था 1975, इस तरह से हमें जो प्रॉब्लम होता है ना टेक्सचुअल फॉर्मेट में, इसका सोल्यूशन हमें टेबुलर फॉर्मेट में मिल जाएगा। हमें समझने में बहुत ही आसानी होता है। ठीक है, और कंपैरिजन भी बहुत आसान होता है। अगर जैसे मान लो हमें स्टोन एज के साथ ब्रोंज एज का पॉपुलेशन का ग्रोथ को कंपेयर करना है, तो दिख रहा है देखो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया था। ठीक है, अब कुछ भी रीजन होगा, तो यहाँ पर देखो ये जो ग्रोथ कम हुआ था, ये यहाँ से देख के कितना इजीली समझ में आ रहा है। लेकिन यही चीज अगर लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता, तो फिर पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि हमारे दिमाग से आउट हो जाता है, देन हम लोग अगेन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रेफरेबल है टेक्सचुअल फॉर्मेट से ज्यादा। तो इसमें लिखो यूजफुल इन इजी कंपैरिजन, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड। ठीक है,
कॉम्प्लिकेटेड डेटा जैसे मान लो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पूरे साल का सेल बताना चाहता है, अगर वो लिख लिख के बताएगा, अच्छा जैन मंथ में इतने तारीख को इतना सेल हुआ, फिर इतने तारीख को इतना सेल हुआ, इतने तारीख को इतना सेल हुआ, फेब में इतना सेल हुआ, मार्च में इस डेट में इतना सेल हुआ, मतलब ये कितना सारा चीज हो जाएगा। अगर टेक्सचुअल लिखोगे उसी चीज को अगर टेबुलर फॉर्मेट में लिखोगे तो बहुत ही इजीली देख पाएंगे हम लोग कि कौन से मंथ में कौन से डेट में क्या सेल हुआ है। अब जिस तरह से हम लोग अपना टेबल को रेडी करना चाहते हैं, सिर्फ मंथ वाइज भी कर सकते हैं, डेट वाइज भी कर सकते हैं, क्वार्टर वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने बोला था कि हम लोगों को टेबल का कुछ इंपॉर्टेंट जो है टर्म्स याद रखना पड़ेगा, तो उस टर्म्स के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल देते हैं और तुम लोग को समझा देते हैं। देखो एक एग्जाम्पल बना लेते हैं टेबल का। यहाँ पर मैंने लिखा, जैसे हम लिख रहे हैं तुम लोग को वैसे ही लिखना है ताकि तुम लोग इजीली से आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे टेबल फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ये मैंने लिखा है प्रोडक्ट, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट ही लिखना पड़ेगा, ये एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है। किस चीज का टेबल बन रहा है वो देखो, लिखते हुए तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं वीट, और यहाँ पर लिख दिया मैंने राइस, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर टोटल। अच्छा, यहाँ पर मान लो वीट जो है वो दो टाइप का वीट है, ठीक है। हम लोग के पास दो टाइप का वीट है। वीट टाइप लिख लेते हैं, टाइप एक्स और टाइप वाई, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं टोटल। और राइस भी दो तरह का है, टाइप एक्स और टाइप वाई, और यहाँ पर लिख लिया मैंने टोटल, ठीक है। अच्छा, अब इसको यहाँ से ऐसे इस फॉर्मेट को बनाएंगे, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टोटल में भी आ जाएगा हम लोग के पास एक्स टाइप और वाई टाइप, और यहाँ पर टोटल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या क्या लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूनिट, ठीक है। अब व्हीट और राइस का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, तो ये एक्स टाइप भी केजी में ही हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ये भी केजी में ही होगा, टोटल भी केजी में ही होगा, ठीक है। अगेन ये भी केजी में होगा, राइस ये भी केजी में होगा, टोटल भी फिर केजी में ही आएगा। और यहाँ भी टोटल केजी, और यहाँ पर मैंने टोटल केजी दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं सेशन ईयर वाइज, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं 2017-18, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं 2018-19। यहाँ से मैंने ऐसे लाइन लगा दिया और यहाँ ऐसे, ठीक है। और ये नीचे का रब कर देते, ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हो गया है पॉइंट ये मैंने हटा दिया। तो ये देखो बेसिकली रो कॉलम से मिक्सड मैंने एक टेबल बनाया, और हम जो डेटा यहाँ प्रेजेंट करना चाहते हैं उसके हिसाब से मैंने अपना जो भी लिखना था वो लिख लिया, ठीक है। तुम लोग को यही लिखना है ऐसा जरूरी नहीं है, अभी फिलहाल तो लिख लो, क्योंकि समझने के लिए कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो हमें चलना पड़ेगा ना। अब ये सब केजी केजी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया इसको 1, ठीक है। ये कॉलम का नंबर दे रहा है, ये 2 हो गया, ठीक है। ये 3 दे दिया मैंने, ठीक है, 3 दे दिया। 3 इक्वल टू 1/2। अब लिखने से समझ जाओगे मैंने ऐसा क्यों लिखा, ठीक है। मान लेते हैं कि हम लोग के पास वीट एक्स टाइप जो था 2017-18 में उसका प्राइस था 80 रुपीज, और वीट वाई का जो प्राइस था वो था 40 रुपीज, ठीक है, वो था 40 रुपीज। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा सॉरी ये प्लस है, मैंने डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल जो वीट था वो कितना था, 8, सॉरी रुपीज बोल रहे, केजी, सॉरी केजी है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला है कि वीट जो था वो हम लोग के पास 17-18 में 80 किलो था, और जो वाई टाइप था वो 40 किलो था, तो टोटल हम लोग के पास वीट हो जाएगा 120 किलो, ठीक है, 120 किलो। अच्छा, ये एक कॉलम बन गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 18-19 में हम लोग के पास 70 किलो एक्स टाइप ऑफ वीट था और वाई टाइप ऑफ 50 था, तो टोटल हो जाएगा 120, ठीक है। ये जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल है और कुछ नहीं। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर
यहाँ पर और एक डेटा लिखते हैं कि राइस, ठीक है, राइस मान लो ये कॉलम का नाम दे देते, ये कॉलम का मैंने नाम दे दिया, ये थर्ड दिया था, ये 4 दे देते, ये 5 दे देते हैं, और 6 कॉलम का वैल्यू लिख लेते हैं 4+5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों के पास 25 किलो एक्स टाइप ऑफ राइस था, ठीक है, और 35 किलो वाई टाइप ऑफ राइस था, तो टोटल राइस था यहाँ पर हो जाएगा 60 किलो, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं, एज्यूम्ड है कि 20 किलो था, ये 40 किलो था, ये भी हो गया 60 किलो टोटल करके, ठीक है। अब टोटल हम लोग के पास एक्स टाइप कितना था, ठीक है, ये कॉलम का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये कॉलम का नाम दे देते हैं हम, यहाँ पर दे दिया ये 6 था, ये 7 दे देते हैं, ये 8 दे दिया, और यहाँ पर हो गया 7 और 8, यहाँ पर हो जाएगा 9 इक्वल टू 7+8, ठीक है। अच्छा अब देखो एक्स टाइप ऑफ टोटल हम लोग के पास कितना था, 80+25, ठीक है, 80+25 यानी 105, ठीक है। एक्स टाइप ऑफ व्हीट और राइस कितना था, 80+25 यानी 105। वाई टाइप ऑफ 2017-18 में कितना था, 40+35, तो ये कितना हो गया 75, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 180। अब ये वाला देखते हैं, एक्स टाइप ऑफ व्हीट था 70, एक्स टाइप ऑफ राइस था 20, तो 70+20 तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 90, ठीक है। और ये 50+40 ये हो गया 90, 90 और 90 ये कितना हो गया 180। ये जस्ट मैंने एग्जांपल इसीलिए दिया ताकि हम बाकी नाम जो है ये बता सके कि ये क्या क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में अलग अलग नाम होता है, टेबल में क्या नाम होता है, जैसे देखो यहाँ पर ये जो डेटा लिखा हुआ है ना, ये देखो ये जो डेटा लिखा हुआ है, मतलब यहां से लेके ये जो डेटा लिखा हुआ है, ये जो डेटा लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे बॉडी, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे बॉडी। यहाँ पर लिख देते हैं, मेन डेटा जो है उसको बॉडी बोलते हैं यहाँ पर, मेन डेटा, ठीक है। ये वाला ले लो, ठीक है, ये सॉरी मैंने पूरा बता दिया, ये जो मेन डेटा लिखा हुआ है, मेन डेटा जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे बॉडी, सिर्फ इतना सा पोर्शन, ठीक है। मैंने वो पूरा दिखा दिया गलती से, मेन डेटा जो है उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बॉडी, इसको बोला जाता है बॉडी यानी मेन डेटा। डेटा मतलब जो क्वांटिटी में लिखा हुआ है, ठीक है, डेटा मतलब जो डेटा कलेक्ट किया है कि हमारे पास एक्स टाइप वाई टाइप, ये क्या कलेक्शन है, ये हम लोगों ने व्हीट और राइस का कलेक्शन किया है, और ईयर वाइज कलेक्शन किया है, 2 तरह का व्हीट 2 तरह का राइस, ठीक है, और कितना कितना किलो अवेलेबिलिटी था वो हम लोगों ने देखा है केजी में, ठीक है। और बॉडी मतलब हो जाता है मेन डेटा, जो डेटा डेटा मतलब 80 40 120 ये सब जो लिखा हुआ है ना, जो वैल्यू में लिखा हुआ है वो सबको बोला जाता है डेटा, ठीक है। अच्छा अब ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये इसको बोलेंगे कैप्शन, ठीक है, इसका नाम होता है कैप्शन, ये जो है इसको कैप्शन बोला जाता है, कैप्शन, ठीक है। कैप्शन का मतलब क्या होता है, कॉलम प्लस सब कॉलम, मतलब कौन कौन सा होगा, कॉलम मतलब दिस वन, ठीक है, ये प्रोडक्ट व्हीट राइस टोटल ये सब कॉलम है, देखो प्रोडक्ट व्हीट राइस टोटल ये सब कॉलम है, ठीक है। अच्छा और इसके साथ अगर सब कॉलम मतलब व्हीट के अंदर एक्स वाई टोटल, राइस के अंदर एक्स वाई टोटल, और टोटल के अंदर एक्स वाई टोटल, ठीक है, इसे बोलेंगे सब कॉलम। कॉलम के अंदर अगेन कॉलम का हेड, इसे सब कॉलम बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कॉलम और सब कॉलम तुम लोग को पता होना चाहिए कि कॉलम और रो क्या होता है, ठीक है। तो कॉलम मतलब ये प्रोडक्ट एक कॉलम है, कॉलम के नीचे चाहो तो तुम लोग लिख लो अपने समझने के लिए, कॉलम का मतलब क्या क्या है, प्रोडक्ट व्हीट राइस, कॉलम का मतलब प्रोडक्ट व्हीट और राइस, ये देखो मैंने लिख दिया समझने के लिए। और सब कॉलम का मतलब एक्स वाई और टोटल जो भी लिखा हुआ है ना वो सारे के सारे सब कॉलम है, और ये मिला के क्या बोला जाता है, कैप्शन, ठीक है, ये पूरा चीज मिला के क्या बोला जाता है, कैप्शन बोला जाता है, ठीक है। अच्छा अब ये एक्चुअली मेन कॉलम है, प्रोडक्ट व्हीट राइस टोटल ये मेन कॉलम है, तो मेन कॉलम भी लिख देते हैं। मेन कॉलम क्या क्या है, मेन कॉलम का मतलब यहाँ पर ये देखो, प्रोडक्ट व्हीट राइस और टोटल, ठीक है, ये सब जो है ये होता है मेन कॉलम, ठीक है, ये होता है मेन कॉलम, इसको हम लोग मेन कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे बॉक्स हेड, अब पढ़ेंगे बॉक्स हेड, देखो बॉक्स हेड क्या होता है, कहाँ चला गया, ये रहा बॉक्स हेड,
ठीक है। बॉक्स हेड किसे बोला जाता है? बॉक्स हेड मतलब होता है एंटायर अपर पार्ट, ठीक है। एंटायर अपर पार्ट को बोलते हैं बॉक्स हेड। देखो हेड मतलब ऊपर, ठीक है। हेड, हमारा हेड कहाँ होता है? सबसे अपर पार्ट हो गया ना हमारे बॉडी का, तो ये इसका भी टेबल का सबसे अपर पार्ट जो है उसे हम लोग बोलते हैं बॉक्स हेड। तो बॉक्स हेड में क्या क्या आएगा? एंटायर अपर पार्ट तो समझ लिए, लेकिन इसे अगर एकदम क्लैरिटी के साथ बताए तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? अपर पार्ट में हमारे पास कॉलम और सब कॉलम है, तो एंटायर अपर पार्ट का मतलब कॉलम लेना है हमें, सब कॉलम लेना है, और यूनिट जो लिखा हुआ है वो भी हम लोग ले लेंगे, यानी ये वाला कॉलम भी। देखो बॉक्स सेट का मतलब क्या क्या हो जाएगा? बॉक्स सेट का मतलब प्रोडक्ट, व्हीट, राइस, टोटल, एक्स वाई टोटल, एक्स वाई टोटल, एक्स वाई टोटल, एज वेल एज ये यूनिट वाला पार्ट भी, मतलब केजी 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 केजी, ये वाला पार्ट भी, ये पूरा अपर पार्ट जो है इसको हम लोग बोलेंगे बॉक्स हेड, ठीक है। तो बॉक्स हेड का मतलब होता है एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल, ठीक है। तो उसमें कॉलम आ जाएगा, सब कॉलम आ जाएगा, और इस एग्जाम्पल के हिसाब से यूनिट भी आ जाएगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? देखो हम लोगों ने यहाँ पर टेबल में देखा बॉक्स सेट किसे बोला जाता है, बॉडी किसे बोला जाता है, ठीक है, और मेन कॉलम क्या होता है, और सब कॉलम क्या होता है, ये भी हम लोगों ने देखा। और कैप्शन क्या होता है? कैप्शन में सिर्फ मेन कॉलम और सब कॉलम आएगा। अच्छा, और एक नाम होता है दैट इज स्टब, ठीक है। स्टब होता है, स्टब का मतलब होता है ऐसे कॉलम जो रो को डिफाइन कर रहे हैं। देखो ये रो में क्या है, 80-40, इसका मतलब क्या है? यहां देखने से पता चल रहा है, अच्छा 17-18 में ये क्या है, ये प्रोडक्शन है व्हीट का, राइस का, ठीक है, ये प्रोडक्शन है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्टब का मतलब क्या होता है? स्टब का मतलब होता है यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में, स्टब का मतलब होता है कॉलम दैट डिफाइन रो, कॉलम दैट डिफाइन रो, ठीक है। कॉलम जो रो को डिफाइन करता है, यानी कौन कौन सा स्टब हो जाएगा? ये स्टब है, ठीक है, ये भी स्टब है, ठीक है, ये भी स्टब है कि सेशन, ये भी स्टब है। यूनिट हमें क्या बता रहा है? किलो बता रहा है, ठीक है। तो स्टब का मतलब हो गया ऐसा कॉलम जो हमें रो को डिफाइन करके बताएगा, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे स्टब। तो ये कुछ नाम हमें याद रखना पड़ेगा लेकिन, ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछ लेता है, कोई एक टेबल दे दिया फिर पूछेगा कि बताओ इसका कॉलम क्या है, सब कॉलम, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि कॉलम का मतलब क्या होता है, सब कॉलम का मतलब, वो ऑप्शन रहेगा अलग अलग, ठीक है। तो ऑप्शन के साथ हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि ये क्यों प्रेफरेबल होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें और दो पॉइंट हम ऐड कर देते हैं। देखो और दो पॉइंट टेबल वाले फॉर्मेट में हम लोग ऐड करेंगे कि टेबल इज मस्ट टू क्रिएट डायग्राम, ठीक है। अगर डायग्राम बनाना है, डायग्राम का मतलब ये देखो, ये एक डायग्राम है, ठीक है, ये ऐसे दिख रहा है, ये एक डायग्राम है। अच्छा, ये भी एक डायग्राम है, ये अलग तरीके का इस तरह से बना हुआ एक डायग्राम है। और कोई डायग्राम देख लेते हैं, और ये देखो, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, ठीक है, ये सब क्या है? डायग्राम है, ठीक है। तो डायग्राम, ये देखो, ये एक डायग्राम है। तो जो भी हम लोग डायग्राम बनाएंगे उसके लिए हमारे पास टेबल होना चाहिए। जब तुम लोग इकोनॉमिक्स से कोई ग्राफ बनाते हो, जिसको हम लोग लाइन ग्राफ बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग अलग अलग ग्राफ पढ़ेंगे, पाइप चार्ट भी पढ़ेंगे, बार चार्ट भी पढ़ेंगे। तो जब तुम लोग ये सब बनाते हो तो कैसे बनाते हो? टेबल से डेटा देख के ही ना बनाते हो। तो टेबुलर फॉर्मेट अगर फॉलो नहीं करेंगे तो डायग्राम फॉर्मेट कभी नहीं बना सकते। तो टेबल इज मस्ट टू क्रिएट डायग्राम। अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करना है तो टेबुलर फॉर्मेट तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हो जाएगा, नो एनालिसिस इज पॉसिबल विदाउट डायग्राम, ठीक है। कोई भी एनालिसिस करने के लिए ना हमें डायग्राम चाहिए होता है, तभी तो इकोनॉमिक्स में तुम लोग का इतना सारा डायग्राम है, नहीं तो बता देता डिमांड और प्राइस, ये सब रिलेशन वगैरह ऐसे भी मतलब टेक्सचुअल फॉर्मेट में भी बना के, मतलब बोल के छोड़ सकता था। लेकिन क्यों? क्योंकि एनालिसिस जहां पर ज्यादा जरूरत होता है वहां पर डायग्राम प्रेजेंटेशन के अलावा हम लोग जो है एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी एनालिसिस जो है एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं होगा अगर हम लोग डायग्राम नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए डायग्राम जरूर
जरूरी है एनालिसिस के लिए, और डायग्राम के लिए टेबल जरूरी है, तो इसीलिए टेबल फॉर्मेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, फिर कंपैरिजन के लिए आसान होता है, और जो है रीड करने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए भी आसान होता है टेबुलर फॉर्मेट। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डायग्रामेटिक फॉर्मेट। एक्चुअली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, जिसमें टेक्सचुअल पढ़ा, टेबुलर पढ़ा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जिसका अभी मैंने तुम लोग को देखो इतना सारा दिखाया। ठीक है, अब डायग्राम अलग अलग होता है, जैसे यहाँ पर देखो मैक्सिमम लाइन ग्राफ ही दिख रहा है, ये लाइन है, ठीक है, ये भी लाइन ग्राफ है, ये भी लाइन ग्राफ है, ठीक है, ये भी लाइन ग्राफ है, ठीक है, इसे लाइन ग्राफ बोलते हैं, ये भी लाइन ग्राफ है। ये जो है ये लाइन ग्राफ नहीं है, ये बार चार्ट भी नहीं है, इसे हम लोग मतलब इसका नाम मुझे नहीं पता, ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, बेल शेप्ड कर्व बोल सकते हैं। जब बेल शेप्ड करोगे तो देख सकते हो, मतलब एग्जैक्ट बेल शेप तो है नहीं, या फिर यू या वी ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब अलग अलग, ये स्मूथ कर्व है, मतलब अपने हिसाब से एक जो है ड्रॉ का जो स्ट्रक्चर दिया गया है एग्जैक्टली। ये पाई भी नहीं है, पाई का मतलब होता है सर्कुलर फॉर्मेट, तो ये ना तो सर्कुलर फॉर्मेट है, ना तो ये कुछ यू शेप वाला है ऐसा, ना तो ये कुछ भी शेप वाला है, लगभग ये ऐसा यू शेप बोल सकते हो, इस तरह का एक शेप बना हुआ है। ठीक है, तो जो भी हो अभी हम लोग पढ़ेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, और सबसे पहला लाइन लाइन ग्राफ ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं डायग्राम फॉर्मेट। डायग्राम फॉर्म में सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कैन बी हेल्पफुल फॉर लेमैन विदाउट हैविंग मच नॉलेज ऑफ नंबर। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि डायग्रामेटिक फॉर्म में सबसे पहले बोला ये हेल्पफुल होता है, एटलीस्ट लेमैन लोग भी ये समझ जाते। लेमैन का मतलब है जिनको इस बात का उतना स्किल नहीं है। ठीक है, मतलब देखो ये ग्राफ कैसे बन रहा है, अगर तुम लोग को कभी नहीं पता होता, फर्स्ट टाइम देखते तो कैसे पता चल जाता कि ग्राफ कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो अब जिनको पढ़ना नहीं आता है, सोचो जिनको पढ़ना नहीं आता है वो ये ऐसे एकदम एग्जैक्टली पढ़ के नहीं समझ सकते, लेकिन अगर कोई बता दे कि ये पॉपुलेशन का ग्राफ बता रहा है, इधर क्या लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है, अगर इतना सा इनको पढ़ना आता है, किसी को उतना ज्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है, लेकिन हाँ वो डायग्राम देख के बोल सकते हैं कि अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर बर्थ रेट ट्रेंड इन इंडिया लिखा हुआ है पर 1000 पीपल। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ये टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पर वो है पॉपुलेशन लिखा हुआ है, तो टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन कैसे हुआ है, तो ये देखो ऐसे नीचे की तरफ दिख रहा है 97 वन से लेके 2008, तो ये देख के लोग बता सकते हैं कि फिर कर्व क्या है। यहाँ पर तो दिख रहा है कि ग्रोथ जो है वो पर 1000 पीपल में नेशनल एवरेज के हिसाब से दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो मंथली रेट इन सॉरी मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया ये बता रखा है, मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया ये बता रखा है, ये भी कर्व जो है डाउनवर्ड में है, तो इससे ये देख के बता सकते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, हिस्टोरिकल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पर भी दे रखा है कि ये क्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये पढ़ने से समझ में आएगा इधर क्या लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है, तो लेमैन भी देख के बता सकते हैं कि अच्छा क्या हो रहा है। जैसे मान लो ये तो मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है, जैसे मान लो कोई शेयर प्राइस, ठीक है, लोग आजकल शेयर में इन्वेस्ट वगैरह काफी कर रहे हैं, तो शेयर प्राइस देखो किसी को कुछ आए या ना आए। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं शेयर प्राइस ऑफ इन्फोसिस ही देख लो, ठीक है, इन्फोसिस का ही देख लो, ये किसी को कुछ समझ में आए या ना आए, एटलीस्ट ये देख के बता सकते हैं अच्छा ये अपवर्ड था, ये कम हुआ, ये ज्यादा हुआ, मतलब शेयर का प्राइस है, इधर क्या लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है, ये आज का प्राइस बता रहा है कैसे अप एंड डाउन हो रहा है, 11 बजे 1 बजे। ठीक है, ये मतलब 1 बजे क्या होगा इस तरह से दिखाएगा, तो ये जो है आज का बता रहा है। ठीक है, अगर हमें लास्ट 1 मंथ का पता करना है, ये देखो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, तो ये देख के ये डायग्राम देख के कोई भी लेमैन भी बता सकता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर उसे थीम पता हो कि ये किस चीज का डायग्राम है, तो लेमैन को भी ये समझ में आ जाएगा, वही चीज बता रहा है। फिर हिडन ट्रेंड कैन बी ट्रेस्ड। ठीक है, तो हिडन ट्रेंड कैन बी ट्रेस्ड, इसका मतलब, हाँ बोलो कुछ बोल रहे हो। নলেজ অফ কি আছে? हैविंग मच नॉलेज ऑफ नन होगा, अच्छा सॉरी आधा लिखा।
टेबल इज मोर एक्यूरेट देन डायग्राम। ये सारे पॉइंट भी बता रहे क्या मतलब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। अच्छा, ये देखो यहाँ तक ही लिखना है। अब देखो क्या लिखा है, हिडन ट्रेंड कैन बी ट्रेस्ड। मतलब हिडन ट्रेंड कैन बी ट्रेस्ड का मतलब होता है जब हम लोग ग्राफिकली किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं ना, मतलब डायग्राम फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें अगर छोटा छोटा भी ऐसे चेंजेस होगा ना, वो भी हम लोग दिखा सकते हैं। छोटा छोटा चेंजेस भी हम लोग दिखा सकते हैं, इसको बोलते हैं हिडन ट्रेंड कैन बी ट्रेस्ड। मतलब जैसे देखो, अगर यहाँ पर इस शेयर का प्राइस में जाते हैं, चलो हम 5 साल पहले का प्राइस में जाते हैं, और यहाँ पर देखो, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड दिखा रहा है, मैक्सिमम जितने साल का ये दिखा सकता है उतने साल का दिखा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम 5 साल नहीं, मैक्सिमम जितना ये दिखा सकता है। अब देखो ये कितना छोटा 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 ऐसे कर्व बना हुआ है, इसको अगर तुम लोग जूम करके देखोगे ना अपने मोबाइल पे और भी अच्छा दिखेगा, या फिर देख सकते हो कि ये कितना छोटा 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 यहाँ पर ऐसे 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 करके दिखा रहा है। ये क्या है कि छोटा छोटा ट्रेंड को भी यहाँ पर जो है ग्राफिकली प्रेजेंट किया गया है। मतलब हिडन ट्रेंड हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर अप एंड डाउन कैसा था। अब 5 साल में देखो थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, क्योंकि उतना सारा ट्रेंड नहीं दिखा रहे। 1 साल में इस तरह से और भी क्लियर दिखेगा, ठीक है। 6 मंथ्स का और भी क्लियर दिखेगा, 1 मंथ का और भी क्लियर दिखेगा, क्योंकि इसमें उतना सारा ट्रेंड नहीं है। 5 5 दिन का दिखा रहा है तो और भी क्लियर दिखेगा, 1 दिन का दिखाएगा बस इतना सा दिखेगा। तो अगर हम लोग मैक्सिमम ट्रेंड पता करना चाहते हैं कि एक शेयर प्राइस जब से ये शेयर लिस्टेड हुआ है तब से लेके आज तक इसका ट्रेंड क्या है, मतलब हर एक हिडन ट्रेंड को हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू जो है डायग्रामेटिक फॉर्म। ठीक है, हिडन ट्रेंड हम लोग इजीली ट्रेस कर सकते हैं, मतलब जहां पर हमारा ऐसा ऐसा छोटा 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 जो है ट्रेंड ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जो कि हमारा बाकी कोई फॉर्मेट में इतना इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं हो सकता है। ठीक है, और क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो हम लोग का क्या होगा कि अगर हम लोग ट्रेंड को एनालिसिस करना चाहते हैं तो सिर्फ नंबर देख के ना उतना ध्यान में नहीं रहता है कि एक्चुअली ट्रेंड हो क्या रहा है। ठीक है, नंबर देख के ना उतना ध्यान 20%, 86, ये इसी परसेंटेज का चेंज को अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह से ग्राफिकली दिखाए तो हमारे लिए आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। मतलब छोटा छोटा डिफरेंसेस को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और टेबल इज मोर एक्यूरेट देन डायग्राम क्यों बोला है, इसका एक देखो, जैसे हिडन ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाते, ट्रेस्ट कर पाते, इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि कभी कभी बहुत पॉइंट में अगर चेंजेस होता है तो हम लोग कर्व को ड्रॉ करते वक्त ना, जैसे मान लो है 10.0000001 ऐसा है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग इसको इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं और मान लो सिर्फ 10 को कंसीडर किया, तो उस केस में ये पार्ट हमारा इग्नोर हो गया और हम लोगों ने उसकी जगह स्मूथ कर्व ड्रॉ कर दिया। स्मूथ कर्व का मतलब होता है एग्जैक्ट एकदम फ्रैक्शन को नहीं दिखा के, जैसे तुम लोग लिखते हो ना कि 2.99 का मतलब तुम लोग लिख दिए 3, ठीक है, तो इसको क्या किए, इसको तुम लोगों ने राउंड अप कर दिया। वैसे ही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में इसको बोलते हैं स्मूथ कर्व ड्रॉ कर देना। 2.99 को कंसीडर नहीं करके हम लोगों ने 3 को कंसीडर कर डाला और उससे ग्राफ बना दिया, इसको बोलते हैं स्मूथ कर्व ड्रॉ करना। कर्व नहीं तो नहीं बन रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था, उसको स्मूथ यानी फ्री हैंड में स्मूथ कर्व ड्रॉ कर दिया। तो ये जो है इसके वजह से इसमें एक्यूरेसी जो हो सकता है कि हमें कम दिखे, अगर ऐसा हम लोगों ने कहीं पर भी किया है तो फिर ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी हो जाएगा। कि इसीलिए बोल रहा है कि टेबल इज मोर एक्यूरेट देन डायग्राम, क्योंकि टेबल में हम लोग 10 के बाद अगर 10.00001 है तो इसे इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसी चीज को हमें ग्राफ में प्रेजेंट करने में दिक्कत होता है। तो इसके बाद मान लो 11 है, हम लोग 10 के बाद ये पॉइंट इग्नोर करके 11 में चले गए, मतलब स्मूथ कर्व ड्रॉ कर दिया। अब डिपेंड करता है कि कैसा सिचुएशन है वैसा हो सकता है। तो यहाँ पर देखो हिडन ट्रेंड ट्रेस कर पाते हैं, ये एक बेनिफिट है। उसी तरह से उल्ट रिवर्सली अगर देखो तो ये टेबल मोर एक्यूरेट है, क्योंकि वहां पर हम लोग छोटे से छोटे चेंजेस को इजीली दिखा सकते हैं। यहाँ पर अगर कभी नहीं दिखा सकते हैं ना तो स्मूथ कर्व ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ डायग्राम, कितने तरह का डायग्राम होता है। अच्छा, पहला हो जाएगा लाइन डायग्राम, या फिर इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, ये कैसा होता है देखो, लाइन डायग्राम या फिर हिस्टोग्राम, ये कैसा होता है देखो।
प्लॉटिंग पॉइंट्स in a graph and joined to make a line. फिर सेकेंड पॉइंट, यूज्ड, समझा देंगे, पहले लिख लो। यूज्ड जनरली फॉर टाइम सीरीज। वेरिएबल y is plotted against ये प्लॉटेड लिखा है, ठीक से लिख देते, नहीं दिख रहा है। प्लॉटेड अगेंस्ट t। और नेक्स्ट पॉइंट, फॉर वाइट फ्लक्चुएशन लॉग चार्ट और रेशियो चार्ट is used. Log y is plotted against t। इसमें पॉइंट्स लिख लेते हैं फिर बताएंगे, ठीक है। और 3 पॉइंट है, लिख लेते हैं, फिर हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे। फॉर 2 और मोर सीरीज सेम यूनिट मल्टीपल लाइन चार्ट is used. For 2 or more series of distinct unit multiple axis chart is used. अच्छा, बस इतना ही लिखने से हमारा कंप्लीशन है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग इसका एग्जांपल्स देखते हैं। देखो क्या बोला है मैंने, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ डायग्राम। पहले हम लोगों ने डायग्राम का बेनिफिट देखा, अब टाइप्स ऑफ डायग्राम। सबसे पहले लाइन डायग्राम या फिर हिस्टोग्राम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को एक ग्राफ में, ठीक है, और फिर उसको ज्वाइन करके एक लाइन बना लेते हैं। मतलब बेसिकली ये जो देखो यहाँ पर, देखो तुम लोग के यहाँ पर मैट से हम दिखाते हैं। देखो ये जो मैंने तुम लोग को शेयर कर रखा है, यहाँ पर देखो हिस्टोग्राम कैसे होता है। लाइन डायग्राम जो होता है बेसिकली उसे हम लोग हिस्टोग्राम बोलते हैं। ये रहा, देखो ये वाला, ठीक है। ये जो है ये लाइन डायग्राम बन रखा है, ठीक है। लाइन डायग्राम बन रखा है, इसको हिस्टोग्राम ही बोलते हैं, ये वाला। अच्छा, यहाँ पर देखो अब हम समझाते हैं कि प्लॉटिंग पॉइंट्स इन ए ग्राफ एंड जॉइन टू मेक ए लाइन। पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट किया गया और ज्वाइन करके एक लाइन बना दिया गया, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ यूज होता है, जनरली फॉर टाइम सीरीज, ठीक है। टाइम सीरीज का मतलब है जहां पर हम लोग डेटा को टाइम के हिसाब से जो है मतलब कलेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। टाइम के हिसाब से, जैसे देखो यहाँ पर टाइम के हिसाब से कलेक्टेड है डेटा। 5 साल का क्या चेंजेस है, 1 साल का क्या चेंजेस है, जो है 6 मंथ्स का क्या चेंजेस है, यानी टाइम वाइज, ठीक है। तो टाइम वाइज अगर हम लोग डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और उसे प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग लाइन ग्राम बोलेंगे, सॉरी लाइन डायग्राम बोलेंगे, ठीक है। तो हिस्टोग्राम या लाइन डायग्राम यूज जनरली फॉर टाइम सीरीज। टाइम सीरीज का मतलब है टाइम के एनालिसिस। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, जो ये वाला भी टाइम सीरीज ही है। देखो 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 14 टाइम के हिसाब से क्या दिया हुआ है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट दिया हुआ है। ये देखो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट दिया हुआ है कि 2019 में 9 में कितना था, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो टाइम के अगेंस्ट में ये जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स क्यों है, ये वेरी कर रहा है, क्या वेरी कर रहा है, प्रॉफिट कभी 5 लाख है इन लाख है, कभी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो 5 लाख कब था, 2009 में। तो ग्राफिकली कैसे इसे लिखा जाता है, ऐसे करके काउंट किया जाता है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, फिर यहाँ पर पॉइंट लाके इसे ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम तुम लोग को अपने हिसाब से एक ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पर मान लो ये ऐसे ग्राफ तुम लोग को करना नहीं पड़ेगा, मतलब अभी लिखो, मतलब एग्जाम में कोई ग्राफ पेपर नहीं दिया जाएगा और उसके लिए तुम लोग को कुछ ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझने के लिए 2012, 2013, 2014 और ये मान लो 2015 तक का दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सेल्स। ठीक है, जैसे वहां प्रॉफिट लिखा हुआ था, तो ये मान लो 5 लाख, इसके बाद 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। ठीक है, इस तरह से एक प्रॉपर गैप में होना चाहिए। तो जब 5 लाख था वो 2012 में था, तो ये दोनों का मिडिल पॉइंट ये वाला हो जाएगा। फिर 13 और ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर 10 लाख। ठीक है, हम तो फ्री हैंड से कर रहे हैं, देखते हैं कितना एग्जैक्ट होता है। तो ये देखो तुम लोग ग्राफ में करोगे तो हो जाएगा, बाकी करने का जरूरत नहीं है। तो ये फिर अगर ऐड कर देते हैं तो ये हम लोग का बन गया लाइन डायग्राम। ठीक है, अच्छा अब देखो ये वाला समझ में आ गया कि ग्रेजुअल जनरली फॉर टाइम सीरीज वेरिएबल वाई इज प्लॉटेड अगेंस्ट टी। ये टी है, देखो ये वाई है, ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ये वाई एक्सिस होता है। ये सेल्स को हम लोग वाई से डिनोट कर सकते हैं और इसको हम लोग टाइम से डिनोट कर सकते हैं, यानी टी। तो यहाँ पर वही बोला है, वेरिएबल वाई को टी के अगेंस्ट में प्लॉट करना है फॉर वाइड फ्लक्चुएशन। अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो लॉग चार्ट या फिर रेशियो चार्ट को यूज किया जाता है। जो लॉग चार्ट है उसी का और एक नाम है रेशियो चार्ट। अब मैथ्स में जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडिसेस, इसके बाद लॉग ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो लॉग क्या है वो भी हम बता देंगे। यहाँ पर जितना जरूरत है एक बार देखो, अगर लॉग चार्ट का बात आ रहा है तब कब होता है, अगर डेटा बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। डेटा बहुत ज्यादा वेरी करना है इसका मतलब जो प्रॉफिट है, जो सेल है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेल क्या था, 5 लाख, 10 लाख, तो वेरिएशन क्या था, 5-5 लाख का गैप था। अब मान लो सेल यहाँ 10 लाख है, फिर यहाँ पर 100 लाख है, फिर यहाँ पर 1000 लाख है, फिर यहाँ पर 10,000 लाख है। ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या हम लोग प्लॉट नहीं कर पाएंगे। देखो कैसे प्लॉट होगा, प्लॉट करने में कितना मुश्किल होगा। देखो ये 2012, 2013, 2014, 2015। अब जो ये ग्राफ बनता है ना, उसका भी तो एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब हम लोग पर्टिकुलर गैप में दिखाते हैं, जैसे ये देखो 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर का गैप। ठीक है, और यहाँ पर देखो 5,555 लाख का गैप है। अब इसको अगर प्रेजेंट करना चाहते हो, ये जो है 10 लाख, 100 लाख, 1000 लाख और 10,000 लाख। तो अगर हम लोग इसका स्टार्टिंग पॉइंट 10 लाख रखते हैं, फिर अगर उसके बाद हम लोग बोलेंगे ठीक है हम लोग 90 लाख का गैप रखना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने 100 लाख कर दिया 90 लाख के गैप में। अगेन 90 लाख का गैप होगा तो 190 होना चाहिए ना, बट उसका जगह नहीं है। देखो फिर 1000, मतलब ये जो है डायग्राम बड़ा ही गजब देखने में लगेगा अगर हम लोग इस तरह से कर देते, मतलब होगा ही नहीं। ये काफी वाई एक्सेस काफी लेंदी हो जाएगा, मतलब ये आगे बहुत ज्यादा चला जाएगा, यहाँ पर इतना ही डेटा रहेगा जो कि देखने में बिल्कुल ठीक भी नहीं लगेगा और उस तरह से करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसको बोला जाता है वाइड फ्लक्चुएशन। अगर वाइड फ्लक्चुएशन है देन हम लोग लॉग चार्ट यूज करते हैं। अब ये लॉग चार्ट क्या होता है, हम लोग इस डेटा को लॉग में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे, ये देखो यहाँ पर लॉग वाई बोल के, ठीक है, एक कॉलम बनाएंगे लॉग वाई। तो लॉग वाई का मतलब पहला लॉग वाई लॉग 10 लाख, दूसरा लॉग वाई लॉग 100 लाख, तीसरा लॉग वाई लॉग 1000 लाख और ये हो जाएगा लॉग 10,000 लाख। तो इसमें क्या बेनिफिट हुआ, इसमें बेनिफिट समझ में आएगा, उसके लिए तुम लोगों को लॉग बताना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा लॉग बता देते हैं। देखो एक ही पॉइंट याद रखो, बाकी लॉग करेंगे कुछ दिन में, लॉग हमारा स्टार्ट हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्लास में तो नहीं होगा, उसके बाद वाले क्लास में आई थिंक लॉग जो है वो हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। तो लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग एक मैथमेटिकल टेक्निक है। जैसे मान लो 2 to the power 2014, इसको डिराइव करने के लिए हमारे पास कैलकुलेटर हो सकता है, बट वो कैलकुलेटर में भी पॉसिबल नहीं होगा इस तरह का, या फिर 2 to the power -111 ऐसा। तो इस तरह का जो भी डेटा जो पावर में हम लोग, अभी देखो हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग ये सीख रहे हैं कि 4 बार जो है इस तरह से 4 लिखने के जगह इससे बेटर ऑप्शन है कि हम लोग 4 into 4 कर ले। ठीक है, तो वो इंडिसेस सिखा रहा है हमें।
अब इंडिसेस में हम लोगों ने पावर सीखा, अब जब पावर भी बैरियर हो जाता है तब हम लोग सीखेंगे लॉग, जहां पर बड़े बड़े पावर सॉल्व नहीं होते हैं थ्रू इंडिसेस, तब हम लोग लॉग का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग वहां पर देखेंगे कि लॉग का यूज कैसे होता है। अभी स्टैंडर्ड इतना समझ लो कि लॉग 10 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, क्यों होता है वो मैथ्स में देख लेंगे, अभी यहाँ के लिए इतना काफी है। जैसे तुम लोग पाई का वैल्यू पता है ना 22/7 होता है, उस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा याद रखो कि लॉग का वैल्यू 10 होता है, ठीक है, तभी हम तुम लोग ये वाला पॉइंट को समझ पाओगे। तो लॉग का वैल्यू अगर लॉग 10 का वैल्यू अगर 1 होता है, ठीक है, और एक फॉर्मूला, ठीक है, और एक फॉर्मूला याद रखना है, लॉग ए टू दी पावर एम अगर है तो एम सामने आ जाएगा और लॉग ए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखो। अब लॉग है 10 लाख, ठीक है, तो log 10 लाख अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, एल लैख हटा देते हैं, सोचो अगर हम लोग लैख को एलिमिनेट करते हैं एक बार, ये मान लो ये मैंने एल हटा दिया, ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिख दिया इन लैख तो भी बात एक ही जैसा है। तो log 10 का मतलब 1 होगा, मैंने अभी अभी बोला, इस चीज को समझने के लिए तुम लोग को 2 पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है फिलहाल के लिए, ये हो जाएगा, बाद में तो समझ जाओगे कि कैसे हो रहा है। तो ये देखो ये log 10 का वैल्यू 1 होता है। अब log 100 का मतलब हम लोग लिखे log 10 का स्क्वायर, और log 10 का स्क्वायर, अब ये फॉर्मूला यूज करो 2 log 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 × 1 ये हो गया 2, ठीक है। अब log 100 सॉरी 1000, ठीक है, ये 1000 है, तो log 1000 का मतलब log 10⁻³ तो यहाँ पर हो जाएगा 3 log 10, क्योंकि 10⁻³ का मतलब 1000 होता है, तो 3 × 1 यानी 3 हो गया। log 10,000 तो log 10⁻4 यानी 4 log 10, ठीक है। तो अब log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। तो बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉग हम लोगों ने इसको ट्रांसफर कैसे कर लिया, जो डेटा मेरा 10 लाख 100 लाख 1000 लाख और 10,000 लाख था उसको मैंने ट्रांसफर कर डाला 1 2 3 4 में। अब हम लोग इजीली इसको ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, कैसे, ये देखो ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, ये यहाँ पर मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है। ये मान लो ईयर 12 है, ये ईयर 13 है, ये ईयर 14 है और ये वाला ईयर 15 है, और यहाँ पर मैंने जो सेल्स है उसको 1 2 3 4 में ट्रांसफर कर दिया, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब इजीली यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं, 1 होने से 1 2 होने से 2 ऐसे करके इजीली प्लॉट कर सकते हैं कि हमारा सेल बढ़ रहा है, ये बन जाएगा। लेकिन पहला जो ग्राफ था अगर हम लोग डायरेक्ट डेटा को यूज करते तो प्रॉब्लम होता है, कब प्रॉब्लम होता है, जब डेटा वाइडली फ्लक्चुएट है, मतलब 10 लाख के बाद सीधा 90 टाइम्स ज्यादा 100 लाख, तो जब वाइड फ्लक्चुएशन होगा तब हमें लॉग चार्ट का यूज करना चाहिए। वही चीज यहाँ पर बोला है, फॉर वाइड फ्लक्चुएशन लॉग चार्ट और रेशियो चार्ट भी बोलते हैं, ये हम लोग यूज करेंगे ताकि हम लोग अपना डायग्राम प्रॉपरली बना सके, ठीक है। फिर और एक पॉइंट बोला है, फॉर 2 और मोर सीरीज ऑफ सेम यूनिट, फॉर 2 और मोर सीरीज ऑफ सेम यूनिट लिख लो, मल्टीपल लाइन चार्ट इज यूज्ड। अब मल्टीपल लाइन चार्ट क्या होता है, मतलब एक ग्राफ के अंदर 2 लाइन चार्ट, ये कब पॉसिबल होगा, एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर ईयर 1 सेल, ठीक है, ईयर 2 प्रॉफिट, प्रॉफिट को पाई से डिनोट किया जाता है इसलिए मैंने पाई लिख दिया, ठीक है। ये भी रुपीस का डेटा है, ये भी रुपीस का डेटा है, क्योंकि सेल इन टर्म ऑफ रुपीस लिखना चाहते हैं, 10 और 100 और 500, ठीक है। और ये हो गया 10 25 और 48, ठीक है। अब ये इन लाख या करोड़ जो मानना है मान सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया ईयर, तो ईयर में लिख दिया 2017 2018 2019, ठीक है। तो हम लोगों के पास देखो दो तरह का डेटा है, एक है किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन का सेल भी है प्रॉफिट भी है, दोनों सेम यूनिट है क्योंकि दोनों रुपीज रुपीज में है, 2 और मोर सीरीज ऑफ सेम यूनिट, मल्टीपल लाइन चार्ट हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। अब वो कैसे देखने में होगा मल्टीपल लाइन चार्ट, ये देखो, पहले ग्राफ बना लेते हैं, ये ग्राफ बन गया, ठीक है। 3 साल का डेटा मैंने लिखा है 17 18 और 19, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर प्लॉट क्या करना है, सेल और प्रॉफिट को, ठीक है, सेल और प्रॉफिट को प्लॉट करना है। तो ये अगर दोनों ही मान लो, ये दोनों डेटा ही मान लो इन लाख है, ठीक है, तो 10 लाख, सबसे कम वैल्यू 10 लाख है और सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो 500 लाख है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो इसको 100 कर लेते हैं, ठीक है, इसको ये तो 100 है, ये 10 है,
ये 200 कर लेते हैं, ये 100, ठीक है। तो सबसे पहले 100 आ जाएगा, 100, और ये 25 है। एक मिनट, ये कैसे लिखने से चलेगा? सबसे मिनिमम वैल्यू ऐसे लिख लेते हैं, रुको, ये ऐसे ही रहने देते हैं, 10 करोड़, 10 लाख, और यहाँ पर 100 लाख, 25 लाख, तो सबसे कम वैल्यू हो गया 10 लाख, ठीक है, सबसे कम वैल्यू हो जाएगा 10 लाख। अब हम लोग चाहे तो 10 लाख से स्टार्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली चाहे तो 100 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो 10 लाख से भी कर सकते हो, 10 लाख। उसके बाद मान लो हम लोग गैप ले लेते हैं 25 लाख का, ठीक है। गैप जो है हम लोग का प्रॉपर होना चाहिए, तो ये 15 लाख हो गया। अगेन 15 लाख का गैप देखेंगे तो ये हो जाएगा 40 लाख, ठीक है। लेकिन ये ना, मुझे लगता है मुझे ऐसे नहीं लेना चाहिए, ऐसे लेने से हमारा काफी जो है ज्यादा दिखेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ 100 कर लेते हैं, इसको 200, ये भी 100 कर लेते हैं, यहाँ पर भी 0 0 लगा देते हैं, तब ठीक रहेगा, ठीक है। ये तब ठीक रहेगा, नहीं तो लिखने में मुश्किल हो जाएगा मेरा एग्जाम्पल जो है। तो यहाँ पर ले लेते हैं 100 मिनिमम है और मैक्सिमम है 500, ठीक है। तो ये दोनों ही रुपीज में है, तो 100 से 500, तो इस तरह से ले लेते हैं, 100, 200, 300, 400 और 500, इस तरह का मैंने डेटा जो है यहाँ पर लिख लिया, प्लॉट कर लिया। प्लॉट मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, देखो, जब ये 2017 में सेल था 100, तो 2000 हम पहले सेल को प्लॉट करते हैं, 2017 में सेल रहा है 100, ठीक है। फिर 2018 में 200, 2018 में सेल हो गया है 200, तो यहाँ पर आ रहा है पॉइंट, ठीक है। और 2019 में 500, तो 500 मतलब यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। अब ये वाला ड्रॉ कैसा होगा? ये वाला ड्रॉ कुछ ऐसे देखने में होगा, ये वाले कलर से ही कर देते हैं। अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं, ये ऐसे देखने में हो रहा है, ठीक है। अब ठीक से मुझे ऐड करना पड़ेगा, ये देख लो, ये हाथ थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। अच्छा, ये हमारा कौन सा हो गया? सेल वाला ग्राफ हो गया। अब प्रॉफिट वाला देखो, प्रॉफिट है 100, 250 और 480, ठीक है। तो 100 मतलब यही वाला, ठीक है। 250 इसके बाद मतलब 200 और 300 के मिडिल का हो जाएगा, मतलब लगभग यहाँ पर 250, और क्या है 480, मतलब 400 और 500 के मिडिल में 480, तो 400 और 500 के मिडिल में 100 का गैप है, हमें लेना है 480, मतलब यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, 480 यहाँ पर हो सकता है। तो ये तो ग्राफ पेपर में तुम लोग को दिख जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, ये 100 का गैप है, हमें चाहिए 480। तो ये अगर 100 का गैप है, तो इसका मिडिल जो है 50-50, और इधर मुझे और ज्यादा लेना है, तो मतलब 500 के आसपास हो जाएगा। तो 500 के आसपास, तो ये अगर 480 है 2019 में, तो हम लोग मान लेते हैं ये वाला वैल्यू है। तो मेरा कौन सा डेटा बनेगा? क्योंकि यहां से मेरा 100 ही चल रहा है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोगों का जो बन गया, दैट इज प्रॉफिट का, ठीक है, प्रॉफिट का। तो ये प्रॉफिट का कर्व बन गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा सेम यूनिट है, तो हम लोग मल्टीपल लाइन चार्ट, ये देखो मल्टीपल लाइन चार्ट बन गया, ठीक है। अच्छा, अगर हमारा 2 और मोर सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट है, तब मल्टीपल एक्सिस चार्ट बनेगा। डिस्टिंक्ट यूनिट का मतलब, अब मान लो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इंप्लॉइज का डेटा है, नंबर ऑफ इंप्लॉइज, ठीक है। तो 2017 में कितने इंप्लॉइज थे? मान लो 2017 में इंप्लॉइज थे 1000, ठीक है। फिर हो गए 2000, फिर 4000, ठीक है, ऐसे मैंने लिख लिया। अब इसका क्या करेंगे? अब यहाँ तो रुपीज है, कैसे प्लॉट करें? ईयर तो ठीक है, यहाँ रुपीज है, ये इन टर्म ऑफ रुपीज है, तब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग एक जो है मल्टीपल, क्या बनेगा हमारा मल्टीपल, ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्या बनेगा? मल्टीपल एक्सिस चार्ट, ठीक है। तो और एक एक्सिस बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और एक एक्सिस, जैसे वाई, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, यहाँ पर और एक एक्सिस बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ इंप्लॉइज को पुट करेंगे, तो मिनिमम कितना है 1000 और मैक्सिमम है 4000। तो हम गैप ऐसे ले लेते हैं 1000, फिर ले लेते हैं 1000 के गैप में 2000, फिर ले लिया मैंने 3000, फिर 4000। अब हमें प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट करेंगे? 2017 में 1000 था, तो 17 में 1000, तो इस तरह से ये वाला हो गया। अच्छा, फिर 18 में 2000 था, तो 2000 मतलब ये वाला हो गया। फिर 19 में हम लोगों का 4000 था, तो ये 4000, ये ऐसे करके यहाँ पर आ गया, तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। ये वाला क्या हो गया? नंबर ऑफ इंप्लॉइज का चार्ट, नंबर ऑफ इंप्लॉइज।
तो इसका मतलब हम लोगों ने एक्स्ट्रा और एक एक्सिस बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हमारा यूनिट अलग था। तो तुम लोग को इतना सारा चीज बोलने का मेरा जरूरत क्या है? देखो, अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करके नहीं बताएंगे, तुम लोग को प्रैक्टिकली कैसे पता चलेगा कि क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है? तो अगर वाइड फ्लक्चुएशन है तो लॉग चार्ट का यूज करो, जिसका और एक नाम रेशियो चार्ट है। अगर हमारा मोर देन वन यूनिट, मोर देन वन डेटा है ऑफ सेम यूनिट, तो हम लोग मल्टीपल लाइन चार्ट बनाएंगे, जो कि सेल और प्रॉफिट का है। और अगर मल्टीपल डेटा है लेकिन डिस्टिंक्ट यूनिट है, जैसे कि नंबर ऑफ इंप्लॉइज, उस केस में हम लोग मल्टीपल एक्सेस बनाएंगे, ठीक है? तो ये देखो, मल्टीपल एक्सेस चार्ट हम लोगों ने बना लिया, ठीक है? इसका तुम लोगों को यहाँ पर देखोगे तो शायद मिल जाएगा, ठीक है? पता नहीं लिखा हुआ है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है लिखा हुआ है, ठीक है? इसलिए मैंने बता दिया। अगर लिखा हुआ है तो अच्छा बात है, यहाँ से देख सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये सब आता है तभी मैंने लिखवा दिया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मल्टीपल, हम लोगों ने लाइन चार्ट देख लिया, अब हम लोग बार चार्ट देखेंगे। बार चार्ट ये मिल जाएगा, ये डायग्राम यहाँ पर बार चार्ट का मिल जाएगा। ये देखो, बार चार्ट का मतलब ये वाला बार, ठीक है? ये बार चार्ट है, ये मल्टीपल बार चार्ट है, ठीक है? यहाँ पर ये बार चार्ट है, मल्टीपल बार चार्ट है। तो यहाँ पर बार चार्ट के बारे में लिख देते हैं। बार मीन्स रेक्टेंगल ऑफ सेम विथ एंड ऑफ varying length drawn horizontally or vertically। सबसे पहले बार क्या होता है? बार का मतलब होता है एक रेक्टेंगल जिसका विद सेम होगा। अब विद का मतलब ये देखो, ये जो गैप है इसको विद बोलते हैं, ठीक है? ये जो गैप है, ये जो गैप है, विद सेम होगा, ठीक है? तब हम लोग उसको बोलते हैं ऐसा रेक्टेंगल जिसका विद सेम है, बट लेंथ जो है वो वेरी करेगा। लेंथ मतलब ये देखो ऊंचाई, ठीक है? ये इतना है, ये यहाँ पर है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ बता रहा है। लेंथ वेरी कर सकता है, बट जिसका विद वेरी नहीं करेगा उसको हम लोग बोलेंगे बार डायग्राम। और ये हम लोग हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली दोनों तरह से ही ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ये भी क्या है? ये बार डायग्राम है, वो मल्टीपल बार डायग्राम था, ये बार डायग्राम है, ठीक है? तो हम लोग हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं और वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं। वर्टिकली वाला तो मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है? तो जो भी हो, मतलब ये ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो, मतलब ये एक्सिस रहा, ऐसे ये तो दिख ही रहा है तुम लोग को मैट में, ठीक है? या फिर ऐसे भी ड्रॉ होता है, ऐसे, ऐसे भी ड्रॉ होता है, मतलब इधर, ठीक है? ऐसे भी ड्रॉ होता है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट ही ड्रॉ होगा, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका पॉइंट्स देखो। सबसे पहला पॉइंट, फॉर कंपेरेबल सीरीज मल्टीपल बार डायग्राम कैन बी यूज, ठीक है? अगर हमें कंपेयर करना है तो हम लोग मल्टीपल बार डायग्राम यूज करेंगे। मतलब ये देखो, जहां पर दो दो डायग्राम था, दिख रहा था? ये देखो, यहाँ पर दो दो डायग्राम था, कहाँ चला गया? ये देखो, ये कंपेयर करके बता रहा है। क्या बता रहा है? ये देखो, राइस और व्हीट, ठीक है? मतलब 2012 में कितना राइस प्रोडक्शन हुआ, कितना व्हीट प्रोडक्शन हुआ। तो हर साल दिख रहा है कि राइस ज्यादा है, व्हीट कम है, ठीक है? राइस के कंपैरिजन में व्हीट कम है। अगर हमें कंपेयर करना है और हम लोग डायग्राम प्रेजेंटेशन बार चार्ट वाला यूज करते हैं, तो हमें मल्टीपल बार, ये मल्टीपल मोर देन वन है, मल्टीपल बार चार्ट को यूज करना चाहिए, ठीक है? वही चीज बता रहा है। तो ये सब फीचर्स बता रहा है। फीचर्स ही तुम लोग को मेनली याद रखना है, ड्रॉ करने कोई नहीं देगा। तुम लोग को फीचर्स ही मेनली याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। अच्छा, नेक्स्ट देखो, फॉर डेटा डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कंपोनेंट, सब डिवाइडेड और कंपोनेंट
बार डायग्राम। अच्छा, तो देखो क्या बोला है, फॉर डेटा डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कंपोनेंट और सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम। अगर डेटा जो है वो मल्टीपल कंपोनेंट में डिवाइड हुआ है, ठीक है, अगर डेटा जो है वो मल्टीपल कंपोनेंट में डिवाइड हो रखा है तब हमें या फिर सब डिवाइड हो रखा है तब हमें कंपोनेंट बार डायग्राम यूज करना चाहिए। तो ये लैंग्वेज मेरा सही हुआ है कि नहीं देख लेते। फॉर डेटा डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कंपोनेंट, तो हाँ ठीक है, तब हमें सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम यूज करना पड़ता है। ये समझा देते हैं कैसे देखने में होता है, ठीक है। और एक पॉइंट है वो लिख लेते हैं फिर समझा देते हैं इसमें। नेक्स्ट लिखो, फॉर रिलेटिव कंपैरिजन टू होल परसेंटेज बार डायग्राम और डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए परसेंटेज बार डायग्राम और डिवाइडेड बार डायग्राम कैन बी यूज, ठीक है। तो देखो, ये तो मैंने बता दिया, अब इसका जो है ड्रॉ करके बता देते। पहला बात है कि रेक्टेंगल, सॉरी डायग्राम तो पता चल गया कि रेक्टेंगल फॉर्मेट में होता है जिसका विड्थ हमेशा एक जैसा होगा लेकिन लेंथ वेरी कर सकता है, हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली हम लोग इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कंपेरेबल सीरीज है तो मल्टीपल बार डायग्राम हम लोग यूज करेंगे, जो कि मैंने तुम लोग को यहाँ से दिखाया, ये तुम लोग यहाँ से इजीली समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा, और फिर बोल रहा है कि अगर डेटा जो है डिवाइडेड किया गया है मल्टीपल कॉम्पोनेंट में। अब ये कैसे होता है मल्टीपल कंपोनेंट में, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट, ठीक है, यही यही वाला दिखा है जैसे राइस और वीट का। जैसे मान लो ये राइस है और यहाँ पर वीट है, ठीक है, राइस है और यहाँ पर वीट है। ये आर लिख दिया, ये मैंने डब्ल्यू लिख दिया। अब क्या बोला है देखो, फॉर डेटा डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कंपोनेंट और सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम कैन बी यूज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये दिखा सकते हैं कि राइस के अंदर हम लोगों ने फिर से सब डिवाइड कर दिया। कैसे, जैसे मान लो राइस इन साउथ इंडिया एंड राइस इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो ये मान लो नॉर्थ इंडिया और ये नीचे का मान लो साउथ इंडिया, क्योंकि साउथ इंडिया में मैंने यहाँ पर दिखा दिया राइस ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब ये देख लो वीट का, देख लो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा कर देते हैं, ठीक है, साउथ में हम लोगों ने कम कर दिया और नॉर्थ में हम लोगों ने यहाँ पर ज्यादा दिखा दिया, ठीक है। तो ये क्या कर दिया हम लोगों ने, सब डिवाइडेड कर दिया फिर से डेटा को। तो ये क्या बता रहा है, ये हो गया सब डिवाइडेड और कॉम्पोनेंट, सब डिवाइडेड और कॉम्पोनेंट बार डायग्राम। ये क्या बता रहा है हमें, ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर लिख दे हाउ मच, ये क्या समझा रहा है, हाउ मच इन साउथ और नॉर्थ प्रोडक्शन ऑफ राइस और वीट, ठीक है। ये मैंने छोटा सा मतलब जस्ट शॉर्टकट में लिख दिया, तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। ये डायग्राम हमें ये बता रहा है कि राइस और वीट का कंपैरिजन। पहला बात है, मान लो ये 2000 कुछ भी एक ईयर दिखा रहा है, जैसे यही वाला लिख लेते हैं, मान लो ये 2012 का कंपैरिजन दिखा रहा है तो राइस ज्यादा वीट कम है। अब इसके अंदर भी सब सब डिवाइडेशन दिखा दिया कि नॉर्थ इंडिया में कितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है राइस का या फिर साउथ इंडिया में ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, इस तरह से। तो ये हो गया सब डिवाइडेड, ठीक है। अब रिलेटिव कंपैरिजन देखते हैं। देखो रिलेटिव कंपैरिजन क्या होगा, यहाँ पर नीचे लिखते हैं, ये देखो यहाँ पर था ना रिलेटिव कंपैरिजन, ये देखो, फॉर रिलेटिव कंपैरिजन टू होल परसेंटेज बार डायग्राम और डिवाइडेड बार डायग्राम कैन बी यूज्ड। अब ये कब यूज होता है देखो, एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ऐसे बनाया एक बार, ठीक है, फिर यहां पर भी एक बार बना दिया,
अब इसके अंदर हम लोग ये दिखाना चाहते हैं, ये मान लो 2 साल का मैंने दिखा दिया, 2019 और 2020 का, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग दिखाना चाहते हैं कि कौन से सेक्टर में कितना जो है अर्निंग हुआ है। मान लो ये दिखा रहे हैं कि 2019 और 2020 का अर्निंग, ठीक है, पूरे इंडिया का मान लो अर्निंग दिखा रहे हैं अलग अलग सेक्टर में। लाइक मान लो कि जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कितना आ रहा है, मान लो ये मैंने 15%, टैक्स से कितना आ रहा है, मान लो ये मैंने दिखा दिया, ये ऐसे करके दिखा दिया, ये हो गया 35%, ठीक है। कुछ और दिखा दिया, फार्मिंग से कितना आ रहा है, फार्मिंग से कितना आ रहा है, मान लो ये दिखा दिया 30%, एंड अदर सेक्टर से कितना आ रहा है, ये दिखा दिया 20%, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया 2019, जस्ट उसी तरह से 2020, यानी जीडीपी का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि कौन से सेक्टर से कितना जीडीपी आया। मान लो अलग अलग सेक्टर, मैंने यहाँ 4 सेक्टर दिखा रखा है, तो ये हो गया रिलेटिव कंपेरिजन। रिलेटिव मतलब जब परसेंटेज वाइज दिया हुआ रहता है, फॉर रिलेटिव कंपेरिजन टू होल, परसेंटेज बार डायग्राम और डिवाइडेड बार डायग्राम कैन बी यूज। तो पूरे साल में कौन से सेक्टर से कितना हमें जीडीपी मिला, उसका कंपैरिजन अगर हम लोग कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि रिलेटिव कंपैरिजन, ठीक है, रिलेटिव कंपैरिजन। और उसके लिए हम लोग जो डायग्राम यूज कर सकते हैं उसे हम लोग बोलेंगे डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बार डायग्राम। तो ये हम लोग का बार डायग्राम रिलेटेड जो भी कोई मतलब कंसेप्ट हो सकता है वो हम लोगों ने देखा। जैसे देखो ये मैंने जो एग्जांपल लिया, ये देखो कस्टम एक्सरसाइज, इस तरह से इसको शायद पाई डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी एग्जांपल हम लोग किसी भी डायग्राम के थ्रू से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से दिखाया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पाई पाई चार्ट ही पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पाई चार्ट ही पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर पाई चार्ट, ठीक है। पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है एक्चुअली केक, ठीक है। केक नॉर्मली सर्कुलर, आजकल तो अलग अलग फॉर्म का बनता है, लेकिन केक का मतलब अगर बेसिकली देखो तो वो सर्कुलर फॉर्मेट को ही बताता है। तो यहाँ पर लिखते हैं यूज्ड फॉर सर्कुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, परसेंटेज ऑफ होल, ठीक है। नॉर्मली सर्कुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए हम लोग यूज करते हैं पाई चार्ट को, और यहाँ पर हम लोग होल का परसेंटेज करते हैं। अभी हम क्वेश्चन में दिखा देंगे कैसे करके किया जाता है, पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, समेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट और सेगमेंट आर इक्वेटेड टू 360 डिग्री टोटल एंगल ऑफ ए सर्कल, ठीक है। नॉर्मली एक सर्कल का टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। अब ये प्रोसेस ही बता रहे हैं कि किस तरह से करना पड़ता है। फिर यहाँ पर लिखते हैं सेगमेंट एंगल इक्वल टू सेगमेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होगा। पाई चार्ट का मतलब हो गया कि डेटा को प्रेजेंटेशन करने का सर्कुलर फॉर्मेट में जो हम लोग फॉलो करते हैं उसे हम लोग बोलेंगे पाई चार्ट, ठीक है। तो सर्कुलर फॉर्मेट यानी कुछ ऐसे देखने में हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो ऐसे अगर हम लोग इसको पीस पीस कर लेते हैं, ठीक है, जैसे केक का होता है, तो ये एक एक पीस को हम लोग क्या बोलेंगे, पाई, ठीक है, एक एक पीस को हम लोग बोलेंगे पाई। और टोटल जो एंगल होता है सर्कल का, टोटल एंगल होता है, टोटल एंगल फ्रॉम रेडियस, ये होता है 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, यूज फॉर सर्कुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा परसेंटेज ऑफ होल में हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो ये दो पॉइंट को हम लोग डिस्क्राइब कर पाएंगे इससे। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट डायग्राम, बाकी ड्रॉ करने नहीं बोलेगा तुम लोग को, तुम लोग कैलकुलेशन देखो, तुम लोग को कैलकुलेशन दे देगा, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि सोर्सेज ऑफ जो है अर्निंग बता दिया है, कस्टम से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, एक्साइज से कितना, इनकम टैक्स से कितना, कॉर्पोरेट टैक्स से कितना, मिसलेनियस से कितना। तो ये ऑब्वियसली जो है देश का जो है सरकार का कलेक्शन बता रहा है, मतलब उनका अर्निंग का सोर्सेस और जो है रुपीज में बता रखा है, ठीक है। अब हमें अगर इसे
क्या करना है, अगर हमें इसे बार डायग्राम में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, हम लोग ये मान लेंगे जैसे टोटल 100% माना जाता है, टोटल 1 माना जाता है, वैसे हम लोग यहाँ पर टोटल को 360 डिग्री में ट्रांसफर करेंगे। तो टोटल अर्निंग 80 प्लस 190 प्लस 160 प्लस 75 प्लस 35, ये देखो ये हो गया टोटल ऑफ इनकम। अब हम लोग यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे कि डिग्री ऑफ इनकम कितना है। ठीक है, तो कस्टम को अगर सर्कुलर फॉर्मेट में पुट करते हैं तो वहां पर कस्टम कितना डिग्री जगह लेगा, मतलब कितना पाई जगह लेगा। तो ये देखो टोटल इनकम है 540, उसमें से कस्टम से आया है 80, तो फिर इसका प्रोपोर्शन कितना हो गया 80/540। आउट ऑफ 540 अगर 80 जो है वो कस्टम से आया है तो इतना पोर्शन कस्टम से आया है। अब इसको अगर हम लोग 100 कर देते हैं तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, और इसी को अगर हम लोग 360 डिग्री कर देते हैं तो वो डिग्री में आंसर आ जाएगा। तो ये देखो 53 डिग्री, अगेन 190/540 इंटू 360 डिग्री, 160/540 इंटू 360 डिग्री, 75/540 इंटू 50 डिग्री, 35/540 इंटू 360 डिग्री। ऐसे करके हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कौन सा इनकम कितना डिग्री जगह ऑक्युपाई करेगा। अब इसी चीज को हम यहाँ के साथ कंपेयर करके बता देते, जो लिखा है समेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट और सेगमेंट आर इक्वेटेड टू 360 डिग्री। ये देखो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा हर एक कंपोनेंट को। कंपोनेंट का मतलब है ये जो पाई, एक एक पाई हिस्सा में क्या ऑक्युपाई होगा, कस्टम, एक्साइज, ये ठीक है। तो जो भी डेटा गिवन रहेगा उसका पूरा हमें सबसे पहले समेशन यानी कि टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, और इस पूरे टोटल को हम लोग मान लेंगे 360 डिग्री, मतलब 540 इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। ठीक है, तो फिर 80 इक्विवेलेंट टू क्या होगा, अगर यूनिटरी मेथड से सोचते हो तो ऐसे हो जाएगा। ये देखो 540 अगर इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री होगा तो 1 इक्वल टू, क्योंकि इसे हम लोग पाई में जो है दिखाएंगे, पाई का मतलब 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 540, तो 80 का मतलब कितना हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 540 इंटू 80। ठीक है, तो ये बन गया, ये देखो सेम फॉर्मूला किसी भी तरह से सोचो तो वही चीज लिखा है। फिर हमें उसको पूरा इक्वल 360 डिग्री मानना पड़ेगा। अब सेगमेंट ऑफ एंगल कैसे निकालेंगे, सेगमेंट वैल्यू जैसे कि 80, टोटल वैल्यू जैसे कि 540 इंटू 360 डिग्री। तो जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था वो बता भी दिया यहाँ से इस एग्जाम्पल के थ्रू से कि कैसे करके हमें कैलकुलेट करना है। अब इसके रिगार्डिंग तुम लोग को जब भी क्वेश्चन आएगा तुम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो देखो सबसे कम डिग्री है 23 मिसलेनियस, और देखो मिसलेनियस को कैसे डिफाइन किया, यहाँ पर खाली रखा गया, ये मिसलेनियस वाला पोर्शन है। ठीक है, और सबसे ज्यादा डिग्री कौन सा था, सबसे ज्यादा अर्निंग हुआ था यहाँ पर अगर देखें 127 डिग्री एक्साइज। तो ये इसका मतलब ये एक्साइज का वैल्यू होगा जरूर, ये देखो ये एक्साइज का वैल्यू है, ये रहा ये रहा, ये एक्साइज का वैल्यू है, ये सबसे ज्यादा है। तो फिर इसको सर्कल में ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा, बस इतना समझो कि किस तरह से हम लोग जो है डिग्री को आइडेंटिफाई करके कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम लोग का गया प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट दिन कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ा था, आज हम लोगों ने पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ लिया है। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ लिया है। अब हम लोग एनालिसिस ऑफ डेटा की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब एनालिसिस ऑफ डेटा में हमें ये देखना पड़ेगा कि स्टैटिस्टिक्स में डेटा को किस तरह से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है, देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर हम लोग, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी इंसिडेंट कितना बार ऑकर्ड हो रहा है, जैसे हम लोग बोले ना बार बार ऐसा हो रहा है, तो बार बार मतलब क्या, 5 बार 6 बार, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक डेटा कितने नंबर ऑफ टाइम्स और रिपीट कर रहा है खुद को, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर लिखते हैं फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। कितना बार एक ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। दिस अप्लाइज टू बोथ
वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी जो है दोनों चीज पे अप्लाई होता है, चाहे वो वेरिएबल हो। वेरिएबल तुम लोगों ने देखा लास्ट दिन मैंने बताया, वेरिएबल होता है मेजरमेंट करने का एक तरीका। वेरिएबल दो तरह का होता है, डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूअस होता है। एट्रीब्यूट मतलब हो जाता है क्वालिटेटिव डेटा, लाइक जेंडर ऑफ ए बेबी, ठीक है, या फिर किसी का नेशनलिटी। तो ये हम लोग दोनों में अप्लाई कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इट इज इट इज सोन इन टैबुलर फॉर्म, और ये हमेशा हमें टैबुलर फॉर्म में ही दिखाना पड़ता है, विथ क्लास इंटरवल। अब ये क्या चीज है वो भी बताएंगे, इंटरवल और द ऑब्जर्वेशंस इन वन कॉलम एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इन अदर। ठीक है, अब ये सब चीज लेकिन तुम लोग लिखो, अवॉइड मत करो, क्योंकि मुझे तो दिख नहीं रहा है तुम लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। क्यों? क्योंकि इतने सारे चीज में ना फिर तुम लोग को ढूंढ के नहीं मिलेगा कि क्या पढ़ना है। तो ये पहले का ही 2-3 चैप्टर है, ज्यादा लिखना पड़ेगा। बाकी सारे चैप्टर्स में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने बताया कि एक ऑब्जर्वेशन अपने आप को कितना बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरिएबल और एट्रीब्यूट दोनों पे जो है एप्लीकेबल होता है। हम लोग इसे टेबुलर फॉर्मेट में दिखाएंगे विद क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है आगे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। और द ऑब्जर्वेशन इन वन कॉलम एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इन अदर कॉलम। तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्मेट में होता है तो कॉलम का बात आएगा ही। तो एक एक जगह पे कॉलम में हम लोग ऑब्जर्वेशंस को लिखेंगे और दूसरे कॉलम में हम लोग फ्रीक्वेंसीज को लिखेंगे। जैसे जैसे इस चीज को देखो एग्जाम्पल से समझाते, जैसे मान लो कि एक्स एक्स जो है वो क्लास में स्टूडेंट्स का मार्क्स है। मान लो 10 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, किसी को 10 आउट ऑफ 10 मिला, किसी को मान लो 8 मिला है, किसी को 9 मिला है, किसी को 7 मिला है, किसी को अगेन 8 मिला है। अगर इसको हमें प्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 8 मिला है, ऐसे देखो हम लोग जो है शॉर्टर वैल्यू से ग्रेटर लिख सकते हैं, 7 8 8 9 10। इसके जगह अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं देन हम लोग क्या लिखेंगे? 7, ठीक है। सॉरी, फ्रीक्वेंसी में 7 नहीं लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी में 1 लिखेंगे, 8 में 2 लिखेंगे, 9 में 1 लिखेंगे, 10 में 1 लिखेंगे। मतलब 7 एक बार ऑकर हुआ है, उस केस में हमारा एक्स भी चेंज हो जाएगा। उस केस में हमारा एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। इसका मतलब 7 एक बार, 8 दो बार, 9 एक बार और 10 एक बार हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एक कॉलम में हम लोगों ने क्या लिखा? ऑब्जर्वेशंस को। ऑब्जर्वेशन मतलब जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि किसको कितना मिला, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन को नॉर्मली एक से डिनोट किया जाता है। दूसरे वाले कॉलम में हमें क्या मिला? फ्रीक्वेंसी मिला। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर खुद को रिपीट कर रहा है तो कितने बार रिपीट कर रहा है। तो 2 बार रिपीट किया है, 8, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर मैंने फिर 8 लिख दिया तो ये 2 के जगह यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 के जगह कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि कितने टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। यहाँ पर लिखते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है अनग्रुप्ड और सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा है ग्रुप्ड और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है अनग्रुप्ड और सिंपल, और एक होता है ग्रुप्ड और फ्रीक्वेंसी। देखते हैं यहाँ पर अगर हमें प्रॉपर कोई एग्जांपल मिल जाता है तो यहाँ से बताते हैं, देखो। ये देखो, ठीक है,
यहाँ पर देखो कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा पहले ये ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड वाला तो बताएंगे, लेकिन पहले ये बता देते कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो फिर ये वाला क्वेश्चन हम समझा सकेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि ये वाला समझना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है ए रिव्यू ऑफ फर्स्ट 30 पेज ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स बुक्स। एक स्टैटिस्टिक्स बुक्स में 30 पेज का रिव्यू किया गया और प्रिंटिंग मिस्टेक ये वाला दिख रहा है। ठीक है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक। प्रिंटिंग मिस्टेक का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हमें क्या बनाने के लिए बोला है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक का जो मतलब डेटा है उससे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करने बोला है। ठीक है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखो सिंस एक्स प्रिंटिंग मिस्टेक्स इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, तो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व करके कलेक्ट किया। ऑब्जर्व डेटा को हम लोग एक से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि ये कितने बार मिस्टेक हुआ है, तो मिस्टेक का वैल्यू नॉर्मली 7 है। ये देखो 0 से लेके स्टार्ट करके 1 3 है, 0 है, 1 है, 3 है। ठीक है, फिर अगेन 3, जरूरी नहीं है रिपीट लिखने का, 2। ठीक है, 5 6, 5 6 अगेन 0 1, ये तो हम लोगों ने लिख लिया था, 4 6। ठीक है, बस और कुछ नहीं दिख रहा है। तो 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6, ये देखो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इतना बार जो है मिस्टेक हुआ है। दस वी हैव 7 क्लासेस। ठीक है, तो हमारे पास 7 क्लासेस होगा, बट क्लासेस कैसे करके डिफाइन करते हैं उसके लिए मुझे एक बार लिखना पड़ेगा कि कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाया जा सकता है। देखो तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, उसके बाद वो वाला एग्जाम्पल समझाते हैं। हाउ टू कॉन्स्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फाइंड रेंज, हमें सबसे पहले रेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा। रेंज का मतलब लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हमें रेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट। तो सबसे स्मॉलेस्ट तो है 0 और लार्जेस्ट वाला वैल्यू है 6। ठीक है, तो 6 माइनस 0 ये हो गया 6, तो ये हम लोग का रेंज जो है वो 6 आ जाएगा। अब इसका क्या यूज होगा आगे लिखते हैं। देखो सबसे पहले रेंज फाइंड आउट कर लिया, फिर फॉर्म ऑफ क्लासेस। ठीक है, जिस क्लासेस का बात यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में किया था, क्लास इंटरवल, तो क्लास तो बोला था ना, तो अब देखो क्लास क्या होता है, फिर क्लास इंटरवल भी बता देंगे। फिर हम लोग क्लासेस फॉर्म करेंगे। क्लासेस कैसे फॉर्म होगा, फर्स्ट इन केस ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज, और इन केस ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल रेंज डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा अब ये क्लास लेंथ भी बताएंगे क्या होगा, एक एक पॉइंट आ रहा है, हम लोग धीरे धीरे देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्या करना है, प्रेजेंट क्लास और क्लास इंटरवल इन ए टेबल known as frequency distribution table। फिर अप्लाई टैली मार्क्स और स्ट्रोक अगेंस्ट occurrence of a particular value in a class और क्लास इंटरवल, समझा देंगे, सारा चीज ही समझा देंगे। फिफ्थ नंबर, काउंट स्ट्रोक
टू ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास और क्लास इंटरवल। ठीक है, अब समझा देते हैं, देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, सबसे पहले हमें रेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन देख के। तो ऑब्जर्वेशन में रेंज कैसे फाइंड आउट किया जाता है, रेंज मतलब हो जाएगा ऑब्जर्वेशन का सबसे लार्जेस्ट वैल्यू माइनस सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्योंकि रेंज क्या होता है, सोचो, अगर तुम लोग कहीं पर भी जाके कुछ खरीदना चाहते हो, नॉर्मली जहां पर प्राइस हमें डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, जैसे मॉल वगैरह में, तो फिर दुकानदार को मान लो किसी को कुछ गिफ्ट ही देना चाहते हो, या कोई मान लो तुम लोग एक लैपटॉप खरीदना चाहते हो, तो वो पूछते हैं कि रेंज बताइए, मतलब आपको कैसा लैपटॉप लेना है, कहा मतलब आपका मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस बताइए। तो मान लो तुम लोग बोल रहे हो हमें 20,000 से 30,000 के अंदर लेना है, तो तुम लोग का 20,000 स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गया, 30,000 लार्जेस्ट वैल्यू हो गया। तो रेंज तुम लोगों का 20 से 30 के अंदर वेरी कर सकता है। ठीक है, तो रेंज का मतलब वही हो गया लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में लार्जेस्ट वैल्यू है 6, मतलब 6 बार गलत प्रिंट हुआ है और एक बार भी नहीं हुआ है, ऐसा भी केसेस है। तो रेंज 6 हो गया। तो पहले ये तो मैंने फाइंड आउट कर लिया कि रेंज कितना होगा। ठीक है, अब क्लास कैसे बनेगा, उसके उसका डिपेंड कर रहा है कि वेरिएबल हमारा कैसा है, डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है। ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब क्या था, जहां पर कोई भी वैल्यू एजम्पशन हो सकता है। तो इसमें कोई भी वैल्यू एजम्पशन नहीं हो सकता है, क्योंकि मिस्टेक कोई पॉइंट में तो आएगा नहीं, फ्रैक्शन में तो होगा नहीं। ठीक है, और अगर काउंटेबली इनफाइनाइट हो तभी तब भी हम लोग का डिस्क्रीट होता है। लेकिन यहाँ पर तो वैसे वाला केस नहीं हो रहा है, पॉइंट वाला। तो ये देखो, ये सब आइसोलेटेड वैल्यू है, जैसे कि पेटल्स इन ए फ्लावर, ठीक है, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन अ लोकलिटी, जो मैंने लास्ट दिन पूरा एक्सप्लेन करके बताया था। ठीक है, तो यहाँ कोई भी वैल्यू एजम्पशन नहीं होता है 0 से लेके 6 के अंदर। ठीक है, तो ये आइसोलेटेड वैल्यूज है। तो इसका मतलब हम लोग को क्लास क्या लेना पड़ेगा, आइसोलेटेड वैल्यूज। तो देखो क्लासेस को क्या लिया गया है, 0 से लेके 6 मतलब आइसोलेटेड, मतलब जो वैल्यूज है वही लेना है, अलग कुछ नहीं लेना है। तो 0 से लेके 6 तक हम लोगों का जो वैल्यूज है वही हम लोग लाइन बाय लाइन ले लेंगे। क्योंकि हम लोग का क्लास इंटरवल कैसे बनेगा, क्योंकि ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो आइसोलेटेड वैल्यूज ही हम लोगों का क्लास इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, क्लास बन जाएगा। अगर आइसोलेटेड नहीं होता है तब इस तरह से होगा, वो भी दिखा देते हैं एक एग्जाम्पल में। फिर बोल रहा है प्रेजेंट करना है क्लास और क्लास इंटरवल को, जो क्लास है वही क्लास इंटरवल है। तो ये वाला क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे क्लास और क्लास इंटरवल, और उसका हम लोगों ने नाम दे दिया है, क्या नाम दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक, क्वेश्चन से पढ़ के। अब देखो यहां पर क्या बोला है, यहां पर नेक्स्ट बोल रहा है, ये पॉइंट कर लिया, प्रेजेंट क्लास और क्लास इंटरवल इन ए टेबल नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हम लोगों को इसको लिखना है एक टेबल फॉर्मेट में, तो कॉलम में लिख दिया हम लोगों ने। फिर क्या करना पड़ेगा, अप्लाई टैली मार्क्स या फिर स्ट्रोक। हमें इसके बाद क्या अप्लाई करना पड़ेगा, टैली मार्क्स, ऐसे ऐसे दिया जाता है। ठीक है, टैली मार्क्स या फिर इसका नाम है स्ट्रोक। तो हम लोग स्ट्रोक या टैली मार्क को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगेंस्ट ऑकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू इन ए क्लास और क्लास इंटरवल, मतलब जीरो मिस्टेक कितने बार हुआ है। तो ये देखो कैसे करके हम लोग देख सकते हैं, ये देखो जीरो एक बार, एक, दो, तीन, 4, 5 बार जीरो मिस्टेक हुआ है। ठीक है, 5 बार जीरो मिस्टेक हुआ है, तो उसको टैली मार्क के साथ कैसे दिखा सकते हैं, ये देखो, ये 1 2 3 4 और 5 के लिए ऐसा टैली मार्क्स का रूल है कि 1 2 3 4 लिखने के बाद फिफ्थ नंबर को ऐसे लिखना पड़ता है। क्यों ऐसा लिखना पड़ता है, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर ऐसे लिखते ना, तो ये ना काउंट करने में मुश्किल होता है। तो फिर ये लॉजिक लगाया गया था कि अगर हम लोग इसको सही तरीके से मतलब इसका यूज करना चाहते हैं, तो हमें फिफ्थ नंबर पे ऐसे कर देना है। ठीक है, मतलब ये तरीका है, 1 2 3 4 अगेन 5, अब इसके बाद 6 आएगा तो सिंगल, 6 7 8 9, अब फिर मान लो अगर 10 है तो ऐसा हो जाएगा। तो ये टैली मार्क या स्ट्रोक लगाने का प्रोसेस है। अब ये हो गया टैली मार्क्स, इस तरह से टैली मार्क लगाना पड़ेगा। अब एक बार मिस्टेक हुआ है, ऐसा कितना बार है, तो 1 कितने बार है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 टाइम्स है, मतलब स्ट्रोक कैसे लग जाएगा, 4 और एक टेढ़ा। ठीक है, तो ये हो गया 5। अब काउंट करते हैं फ्रीक्वेंसी, 5 बार, 0 टाइम मिस्टेक है 5 बार, 1 टाइम मिस्टेक है 5 बार, 2 टाइम मिस्टेक्स है 6 बार। तो इस तरह से टैली मार्क हम लोग लगा देंगे। अप्लाई टैली मार्क्स और स्ट्रोक अगेंस्ट ऑकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू इन ए क्लास और क्लास इंटरवल, काउंट स्ट्रोक्स टू ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास। अब काउंट करो स्ट्रोक, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 और एक 6 है, ये 5 और एक 6 है, इस तरह से। तो ये
प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है फॉलोइंग आर द वेट्स ऑफ केजी 36 बीबीए स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर्स कॉलेज। यहाँ पर बीबीए स्टूडेंट है 36 बीबीए स्टूडेंट्स है, उनका वेट दे रखा है। जैसे ही वेट दिया, सबसे पहले तो रेंज फाइंड आउट करेंगे। रेंज मतलब मैक्सिमम वेट माइनस मिनिमम वेट। तो मुझे मैक्सिमम वेट यहाँ से दिख रहा है 73। ये देखो मैक्सिमम वेट दिख रहा है 73 और मिनिमम वेट मुझे लग रहा है कि ये है 44। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा 44। ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9 29। ठीक है, ये 29 केजी आ रहा है। क्योंकि ये केजी है तो ये कौन सा वेरिएबल है, क्योंकि ये किलो में है तो ये वेरिएबल हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि केजी जो है इस रेंज में कुछ भी हो सकता है। 73 से 44 के अंदर कुछ भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है। यहाँ नहीं है वो बात अलग है, ऑब्जर्वेशन अलग है। लेकिन वेरिएबल का टाइप क्या है, वेरिएबल का टाइप है हमारा कंटिन्यूअस। क्योंकि केजी है तो 73 से 44 के अंदर कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है। और अगर हम लोगों का ये अगर कंटिन्यूअस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास निकालने के लिए रेंज बाय क्लास लेंथ रिक्वायर्ड। ठीक है, रेंज बाय क्लास लेंथ। ये देखो फिर कैसे हो जाएगा, रेंज हमें पता है, रेंज हम लोग को कितना लेना है 29। अब क्लास लेंथ, क्लास लेंथ हम लोग क्या लेंगे, मतलब हम लोग कितना बार क्लास इंटरवल को लिखना चाहते हैं उसको हम लोग क्लास लेंथ लेंगे। वो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ होना चाहिए या फिर हम लोग अपने मन से एजम्पशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो जैसे बोला है कि हम लोग एजम्पशन कर रहे हैं कि 5 क्लास लेंथ लेंगे। ठीक है, 5 क्लास लेंथ लेंगे। 5 क्लास लेंथ का मतलब है कि केजी कितना बार लिखेंगे टेबल में, 5 बार। ये देखो 1 2 3 4 5, ये क्लास इंटरवल हुआ। ठीक है, 5 मतलब क्लास लेंथ मतलब है कि गैप, गैप 44 से 48 का गैप कितने का है, 5 का है। तो ये इन्होंने एक एजम्पशन लिया है, हम लोग भी अपने मन से एजम्पशन ले सकते हैं या फिर क्वेश्चन हमें जो बोलेगा हम लोग उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो हम लोग को क्या करना है, रेंज डिवाइडेड बाय यहाँ पर लेना है क्लास लेंथ। ठीक है, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा क्लास इंटरवल। ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग इंटरवल 5 का गैप लेना चाहते हैं तो ये 29 बाई क्लास लेंथ हो गया। देन क्लास लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 29/5। तो ये डिवाइड करने से हो जाता है ये 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, जिसको इन्होंने 6 मान लिया है। मतलब हम लोग वेट को 6 बार लिखेंगे। ठीक है, 6 बार लिखेंगे। ये देखो 6 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो ये पूरे डेटा को हम लोगों ने 6 बार में रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया। ये हो गया क्लास इंटरवल। ठीक है, ये हो गया क्लास इंटरवल, ये हो गया हम लोग का क्लास इंटरवल। ठीक है, ये क्लास इंटरवल जो है, सॉरी क्लास इंटरवल जो है ये इन दोनों का गैप को बता रहा है, जो कि 5 है हर जगह पे। 5 देख सकते हो, क्लास इंटरवल 5 है। ठीक है, और क्लास लेंथ ये देखो ये हो गया 5। ठीक है, अब हम लोगों को क्लास लेंथ जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। क्लास लेंथ जो है वो ऐसा है, 6 बार में हम लोगों ने डेटा को रिप्रेजेंट किया है। अब इसमें हम लोग कैसे पुट करेंगे, सेम उसी तरह से हम लोग फिर इसमें भी टैली मार्क करेंगे कि 44 से 48 मिला है, सॉरी एज केजी है, ऐसे कितने स्टूडेंट है। तो देखो इसको हम लोग को कैसे लिखना चाहिए, इसको सिंपल ऐसे लिखना चाहिए, पहला एज है 70, सॉरी एज बोल रहे हैं बार बार, पहला वेट है 70। तो 70 कौन से वाले क्लास इंटरवल में जाएगा, 70 कौन से वाले क्लास इंटरवल में जाएगा, 70 जाएगा हम लोगों का यहाँ पर। ठीक है, तो फिर यहाँ पर एक स्ट्राइक लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से फिर नेक्स्ट वाला जो है वो कहाँ पर जाएगा। तो इसमें हम लोग ना नेक्स्ट दिन म्यूचुअली इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव भी पढ़ेंगे, तो फिर क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर एक्चुअली कौन सा जा रहा है। वैसे यहाँ पर तुम लोग का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो है म्यूचुअली इंक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव है। ठीक है, वो बता देंगे क्या होता है। तो ये पहले प्रोसेस देख लो कि कैसे टैली मार्क लगाना पड़ेगा। तो 70, उसके बाद अगर 73 देखते हैं तो 73 कहाँ जाना चाहिए, तो 73 हम लोग का आ जाएगा, ये देखो 73 हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर, 73 हो जाएगा, ये इसमें आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर अगेन और एक स्ट्राइक लग जाएगा। इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, देख देख के स्ट्रोक्स लगाना पड़ेगा। फिर जैसे 5 होगा तो 1 2 3 4 ऐसे करके कैंसिल आउट करना है। फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज काउंट करना है, टोटल कितना आना चाहिए 36, क्योंकि 36 स्टूडेंट्स का ही हमें वेट दे रखा है। तो ये तुम लोग अपने प्रैक्टिस के लिए चाहो तो कॉपी में कर सकते हो। ठीक है, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये इजीली तुम लोग खुद से कर
कर सकते हो, देख लो, हम फिर से बता देते कैसे है। ये 70 है तो कौन से वाले इंटरवल में आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या इंटरवल किया गया है हम लोगों की तरफ से, ये देखो कहाँ से कहाँ तक लिखा गया है, 44 से 48। अब ये 44 ही क्यों लिया गया था, बिकॉज ये सबसे छोटा वैल्यू था। 44 हम लोगों ने गैप 5 का लिया है, ये देखो 5 का बता दिया था, तो यहाँ पर 48 लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 49 से लिया है, 49 से 5 का गैप, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 53, ठीक है। ये 53 हो जाएगा, इस तरह से देखो, ऐसे ही बना हुआ है, ऐसे ही देखो, 53, फिर 54 से 58, ठीक है, फिर 54 से 58, इस तरह से, ये देखो, फिर 54 से 58, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो कैसे लिखना है, जैसे 44, 44 में कौन कौन सा आ जाएगा, तो अगर हम लोग यहाँ पर 70 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये वाला आ जाएगा, 49 यहाँ पर आ जाएगा, ये लिख दिया। 61 का मैंने अभी तक नीचे पूरा नहीं बनाया, हम जस्ट 3 में बताते कैसे करके करना है। 47, 47 के लिए यहाँ पर आ जाएगा 57, 57 के लिए यहाँ पर आ जाएगा 50, 50 के लिए यहाँ पर हो जाएगा 59, ये दूसरे वाले में चला जाएगा 59, 60, 45, 45 यहाँ पर आ जाएगा 55, 55 हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा 65, अभी वो नीचे लिखने से होगा 68, 56 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 68, 55 यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा 70, 70 उसके लिए मैंने अभी तक लिखा नहीं, 57 ये ऐसे हो जाएगा, 4 के बाद 5, 44 यहाँ पर हो जाएगा, 69, 73, 64, 49, 49 यहाँ पर हो जाएगा, 63 दूसरे रेंज में जाएगा, 65 नहीं होगा, 70 यहाँ पर नहीं लिख सकते, मैंने जो भी लिखा हुआ है ये सब कुछ नहीं आएगा, 50 वाला आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ ये 5 और 1 6, ठीक है। यहाँ पर और भी अगर लिखेंगे तो 3, यहाँ पर 3, इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम लोग पूरा लिख के कैलकुलेट करोगे, बस कैसे बनेगा उस पर ध्यान दो, ये लिखना कोई बड़ा बात नहीं है, ये कर ही सकते हो कैलकुलेशन करके। तुम लोग को पहले देखना है कि ऑब्जर्वेशंस का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, फिर तुम लोग को देखना पड़ेगा कंटिन्यूअस वेरिएबल है कि डिस्क्रीट है। अगर डिस्क्रीट है, आइसोलेटेड वैल्यूज को ही लिख देंगे जो वैल्यूज हम लोगों ने देखा, और अगर कंटिन्यूअस है तो रेंज माइनस क्लास लेंथ करना पड़ेगा। क्लास लेंथ देखो क्वेश्चन में बता देना चाहिए, तभी हम लोग कर सकते हैं, या फिर अपने मन से कुछ एजम्पशन ले सकते हैं। क्लास लेंथ का मतलब है कि गैप कितना रखेंगे, ठीक है, गैप कितना रखेंगे। अब इसके बाद गैप मतलब हम लोग वैल्यूज का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हर बार कितना रखेंगे, फिर उसके बाद क्लास इंटरवल को हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल में लिख देंगे, फिर टैली मार्क करेंगे, फिर स्ट्रोक्स या टैली को काउंट करेंगे। अब यहाँ पर दो टाइप बताया था ना, अनग्रुप्ड और सिंपल, और ग्रुप्ड और फ्रीक्वेंसी, तो ये ग्रुप्ड वाला है, ये देखो ये ग्रुप्ड वाला है, ये ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, 44 से लेके 48। और इसके स्टार्टिंग वाला जो था आइसोलेटेड वैल्यूज वाला, ये अनग्रुप्ड था, ये अनग्रुप्ड था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो इंडिविजुअली लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल दो तरह से बन सकता है, अनग्रुप्ड और सिंपल फ्रीक्वेंसी, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी था, और ये था ग्रुप और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ग्रुप का मतलब हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से ग्रुपिंग का मतलब हो जाएगा इस तरह से, ग्रुप करके 44 से लेके 48, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया है, नेक्स्ट दिन हम लोग बाकी पढ़ेंगे, जैसे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव क्या होता है, तुम लोग टैली मार्क अपने तसल्ली के लिए एक बार करके देख सकते हो। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट दिन जितना होगा कंप्लीट करेंगे। आज फिर इतना ही करते हैं।